हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अड्डा 247 में। मैं हितेन राजपुरोहित आप लोग के लिए करंट अफेयर का सेशन लेके आया हूँ। इस सेशन के अंदर अपने 22 जून से लेकर 30 जून तक के करंट अफेयर अपने डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर बहुत सारी न्यूज कवर होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीक आप बोल सकते हैं। डे बाय डे न्यूज बढ़ती जा रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो पहला न्यूज आज का स्टार्ट करेंगे कहाँ से? डे से स्टार्ट करेंगे। 22 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। अब पहले ही मैंने आपको चीजें बता रखी है, जितने भी जो डेज मनाए जाते हैं वो क्यों मनाए जाते हैं, उसका रीजन रहता है क्रिएट अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस, स्प्रेड अवेयरनेस, अवेयरनेस को मार्केट में फैलाने के लिए वो डेज है वो यूएन जनरल असेंबली के द्वारा नॉमिनेट एक प्रकार से आयोजित किए जाते हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड इसको मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। पढ़ते हैं रेन फॉरेस्ट World Rainforest Day is observed every year on the 22nd June to raise awareness about the importance of the rainforest and the urgent need to the protect them। क्यों मनाया जाता है? कि एक प्रकार से अवेयरनेस फैले कि रेन फॉरेस्ट का क्या रोल है हमारे जीवन के अंदर। ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या हमें करना भी चाहिए, इसके लिए बात की जा रही है। पहली बार ये डे मनाया गया था 2017 के अंदर। कौन सा संगठन है उसके लिए जिन्होंने इनिशिएट किया था? रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप, ये एक प्रकार का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? और भी इसके बारे में पढ़ते हैं। रेन फॉरेस्ट होता भी क्या है? रेन फॉरेस्ट इज अ एरिया डेंसली populated with the tall and mostly evergreen trees and receive the sustainable rainfall। ऐसा रहता है, किस प्रकार का एरिया रहता है जिसके अपने रेनफॉल बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या रहता है? बहुत सारे पेड़ रहते हैं, डेंसली पॉल्यूटेड विद टॉल एंड मोस्टली एवरग्रीन ट्रीज रहते हैं, और वहां पर क्या है? रेन है वो ज्यादा गिरता है। ठीक है, और भी इसके बारे में देखते हैं। रेन फॉरेस्ट आर द फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट, हर जगह कॉन्टिनेंट में है, हर महाद्वीप के अंदर है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट अंटार्कटिका के अंदर, विद द लार्जेस्ट बीइंग द अमेजन इन द साउथ अमेरिका एंड द कॉन्गो इन द अफ्रीका। ये वाला तो लार्जेस्ट कहां पर रेन फॉरेस्ट है, ये अपने ये भी डिस्कस कर दिया। तो डेज के साथ हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी जान रहे हैं, जिससे आपका जनरल अवेयरनेस है वो बढ़े। ओके, अब अपने जानते हैं, क्योंकि देखो जो मैं करंट अफेयर आपको डिस्कस करा रहा हूं ना, वो बैंक और एसएससी दोनों को एग्जाम को टारगेट करके देख रहा हूं। तो जो जो इधर कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से पॉलिटी के व्यू पॉइंट से होगा, वो भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और पॉलिटी के हिसाब से देखें कि कौन सा प्रोविजन है जो रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करता है और कौन सी लिस्ट के अंदर आता है। तो ये कौन सी लिस्ट लगती है? कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट मतलब बच्चों क्या होता है? वहां पर होता है पावर्स का डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, अब पावर्स कौन सी भाई? ठीक है, पावर्स जो स्टेट के पास पावर है वो स्टेट लिस्ट में होता है। ठीक है, जो सेंट्रल के पावर है वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर होता है, और एक तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। दोनों के जो पावर्स को ऐड करते थे तीसरी लिस्ट बनती है, वो आपका रहता है कॉन्करेंट लिस्ट, और ये ऑस्ट्रेलिया से हमने ये चीज ली है। ओके, और ये कौन से शेड्यूल के अंदर आता है? शेड्यूल कौन सा है? 7वां। टोटल शेड्यूल कितने हैं? 12 है, और उसमें 7वें नंबर के शेड्यूल के अंदर डिस्कशन किया गया है अबाउट दी रेन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट। ठीक है, अमेंडमेंट देखते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट। तो पहले स्टेट लिस्ट के अंदर आता था, मगर अभी ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। ये अपने डिस्कशन देख लिया इसके बारे में। और देखते हैं आर्टिकल 51A, जितना भी जो कैपिटल में लिखा हुआ ना, ये सब के सब बाद में अमेंडमेंट हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, गुजराती या हिंदी में बोले तो क्या है? संवैधानिक सुधारा जिसे बोला जाता है। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इट शैल बी द फंडामेंटल ड्यूटी। ये क्या फंडामेंटल ड्यूटी है, कर्तव्य है हम जितने भी सिटीजन है उनकी, कि हमें प्रोटेक्ट करना है। किसको? प्रोटेक्ट यानी इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये हर सिटीजन का एक प्रकार से कर्तव्य बनता है कि हमें इन चीज को प्रोटेक्ट करना है। तो कौन से आर्टिकल में ये मेंशन कर रखा है? आर्टिकल 51A। अब आर्टिकल 48A में क्या मेंशन कर रखा है? ये है किसके बारे में? तो 48 आर्टिकल किसके अंदर आता है? डीपीएसपी के अंदर आता है। डीपीएसपी क्या रहता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, मैंडेट दैट द स्टेट शैल बी एंडेवर टू प्रोटेक्ट and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। स्टेट की भी, स्टेट मतलब सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन सबको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो अपने काफी कुछ जान लिया है रेन फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में। सेकेंड न्यूज आपकी किसकी है? ये भी एक डे है, और ये कौन सा डे है? 23 जून को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये डे है रिपीट हुआ है, इसकी वजह से इस चीज को अपने लेके आए। ये कब पहली बार मनाया गया था वो भी देख लेते हैं।
On 20th December 2002, General Assembly designated 22nd June as a Public Service Day. हर बार जो मैं डे ले आता हूँ उसकी थोड़ी हिस्ट्री भी रहती है कि पहली बार कब बनाया गया था, ये भी आपको बताया जाता है। इससे एसएससी के एग्जाम में वही डेटा पूछा जाता है तो इधर रहेगा। वही आप बैंक की एग्जाम की तैयारी करो तो बस इतना पता है कि 23 जून को आपका यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है, इतना आपके लिए सीमित है, लिमिटेड है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश द यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड, यूएनपीएसए एक अवार्ड भी देते हैं प्रोग्राम्स इन 2003 में हुआ था, which was reviewed in 2016 to align with the 2013 agenda for the sustainable development। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स रहते हैं उसके अंदर भी इसको ऐड कर रखा है। ओके, द 2025 यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस फोरम विल टेक प्लेस इन द समरकंड उज्बेकिस्तान फ्रॉम द 23 to 25 जून 2025। तो ये प्रोग्राम भी एक बार फोरम होने वाला है उज्बेकिस्तान के अंदर 2025 के अंदर, अब की बार होने वाला है जून के अंदर, वो वाला मतलब हो चुका है अभी तो। ओके, इसकी थीम देखते हैं, जितने भी डेज है उनकी थीम भी रहती है। थीम क्या है? 5 year to 2030 एक्सेलरेटिंग द पब्लिक सर्विस डिलीवरी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये थीम आपको याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में बैठी की बैठी पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, एक और डे 23 जून को ओलंपिक डे भी मनाया जाता है। ओलंपिक आपको पता ही, वर्ल्ड में सबसे प्रेस्टिजियस एक अवार्ड की बात की जाती है, मेडल्स मिलते हैं, जहां पर इंडिया का रैंक बहुत ही बुरा है। इंडिया डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है, हमारी सरकार उस पर काफी चीजें काम कर रही है। पहली बार ओलंपिक डे मनाया गया था 23 जून 1948, 1948 में पहली बार ओलंपिक डे मनाया गया था। ठीक है, और चार्टर कौन सा है? 1978 एडिशन ऑफ द ओलंपिक चार्टर, द आईओसी, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, रिकमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द ऑल एनओसीज ऑर्गेनाइज एन ओलंपिक डे टू प्रमोट द ओलंपिक मूवमेंट। प्रमोट किया जाए और कुछ नहीं। ठीक है, ओलंपिक डे रन कैन बी कंसिडर्ड एज द कोर एक्टिविटी ऑफ द ओलंपिक डे, फर्स्ट लॉन्च्ड इन 1987। इतना सब आपको नहीं पता है तो सिंपल इतना कि डे कब मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया था, बस ठीक है। और ओलंपिक का जो लोगो रहता है ओलंपिक का, वो ऐसा इस टाइप रहता है, ये 5 रिंग्स रहती है, अलग अलग डिफरेंट कलर्स की रहती है। ओके, चलो प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। अपनी इंडिया की जो प्रेसिडेंट है वो कौन से? द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, इन्होंने इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है किसका? राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन इन देहरादून। ओके, देहरादून कहां पर आ रखा है बच्चों? ठीक है, ये आया हुआ है उत्तराखंड के अंदर। President Draupadi Murmu opened the Rashtrapati Tapovan and the Rashtrapati Niketan and visited the National Institute for the Empower of the Pension with the Visual Disability on Rajpur Road in the Dehradun। तो इन्होंने ये दोनों को तो उनका उद्घाटन भी किया और साथ साथ में इन्होंने विजिट भी किया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद द विजुअल डिसेबिलिटीज। डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछ लेगा कि इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो आपका आंसर रहेगा देहरादून के अंदर। एंड आल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द राष्ट्रपति उद्यान, तो वहां पर भी राष्ट्रपति उद्यान भी बनने वाला है। ठीक है, चलो फिर राष्ट्रपति तपोवन इज 19 एकड़। अगर मैं इस तपोवन के बारे में बात करूं तो इधर बात हुई, इसका उन्होंने उद्घाटन किया है, इसमें क्या है उसका थोड़ा जानते हैं। 19 एकड़ का प्रेसिडेंशियल स्टेट इन द हिमालय फुटहिल के अंदर। ठीक है, टोटल एरिया है 19 एकड़ का। ठीक है, हिमालय रीजन के अंदर है ये। ओके, और थोड़ा डिटेल जानते हैं। ये तो तपोवन के बारे में बात हुई, अब अपने बात करते हैं कि क्या है निकेतन, क्या है उद्योग। तो 1976 के अंदर राष्ट्रपति निकेतन है, फॉर्मली नोन एज अ प्रेसिडेंशियल रिट्रीट, हैज अ रिच हेरिटेज ट्रैकिंग बैक टू 1838 व्हेन द स्टेट सर्व्ड एज अ समर कैंप फॉर द गवर्नर जनरल एज बॉडीगार्ड। ओवरऑल इस जो ये जगह है उसका ऐतिहासिक है, ये अंग्रेजों के जमाने से वहां पर वो पॉपुलर है। ठीक है, और वो ये भी बात करते हैं 1976 में ये स्टैब्लिश हुआ था, जो पहले से उसका नाम था प्रेसिडेंट रिट्रीट करके नाम से जाना जाता था। ये हेरिटेज साइट एक प्रकार से। राष्ट्रपति उद्यान की बात करते हैं, उद्यान मतलब गार्डन, 132 एकड़ का, भयंकर काफी बड़ा होगा। 132 एकड़ पब्लिक पार्क, यस पब्लिक मतलब पब्लिक वहां पर विजिट कर सकती है। विल बी फुली एक्सेसिबल टू द स्पेशली एबल पीपल, स्पेशली एबल रहते हैं उनके लिए एक्सेसिबल है ये। ठीक है, it aimed to become a community engagement hub to promote the wellness, culture and the civic pride among the citizens। ये सब क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे का मोटिव या हम देखें कि ये इसके पहले एम क्या है, तो प्रमोट किया जा रहा है वेलनेस, कल्चर एंड द सिविक प्राइड अमंग द सिटीजन। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज के बारे में चलते हैं। मोदी जी ने अभी इनॉग्रेट किया है कहां पर? ठीक है, लेस फाउंडेशन फॉर द मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द उड़ीसा।
देखो उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में जो काफी समय से आप देख रहे हो मोर देन 20 ईयर वहां पर सरकार किसकी थी, बीजेडी की, बिजू जनता दल करके, ठीक है, बीजू पटनायक, ओके, उनके जो बेटे हैं नवीन पटनायक, वो लगभग लगभग 20 साल तक उन्होंने राज किया, ओके। और जो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो कौन सी है, भुवनेश्वर है, ओके। अब क्या हुआ, 2023 की मैं बात करता हूँ, लास्ट ईयर की बात करता हूँ, ठीक है, तो वहां पर जो बीजेडी की गवर्नमेंट है वो ऑपोजिशन में चली गई, ठीक है, और वहां पर अभी जो नई सरकार बनी है वो बीजेपी की है, तो ऑफकोर्स बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वैसे स्टेट के अंदर तो बहुत सारे उन्होंने क्या कर रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम है वो उन्होंने लॉन्च किए है, तो मल्टीपल प्रोग्राम से मैं पूरी लिस्ट लेके आया हूँ जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाए कि उड़ीसा के अंदर क्या क्या चीजें करने वाले हैं और मोदी जी ने वहां पर क्या क्या उद्घाटन किया है। सबसे पहला 18,600 करोड़, ह्यूज अमाउंट, इतने अमाउंट के इन्होंने प्रोजेक्ट है वो उन्होंने एनुग्रेट किया, या फाउंडेशन, या तो एनुग्रेट कर दिया है या तो फाउंडेशन स्टोन डाला है, तो उड़ीसा के लिए अच्छी बात है। वैसे उड़ीसा देखा जाए तो इतना डेवलप नहीं, इतना स्टेट नहीं है, वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है, लोगों के पास इतना रोजगार नहीं है, इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, कंपेरेटिव अपने महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश से कंपेयर करने जाए तो इतना नहीं है, ठीक है, तो अच्छा है ऐसे स्टेट के लिए जहां पर इतना पैसा लगाया जा रहा है। प्रोजेक्ट स्पान क्रिटिकल सेक्टर सच एज अ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, और इरिगेशन, सिंचाई जिसे बोलते हैं, एग्रीकल्चर, हेल्थ इंफ्रा, रूरल रोड एंड द ब्रिज हाईवे एंड न्यू रेलवे लाइन, इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है, मतलब बेसिक डेवलपमेंट की वाली चीजें हैं उसके ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, ठीक है। गुड न्यूज फॉर द उड़ीसा, उड़ीसा नाउ बेनिफिट फ्रॉम द कंबाइंड कवर ऑफ द आयुष्मान भारत। आपको पता हो तो आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख का हेल्थ कवर मिलता है, और ये जो आयुष्मान भारत जो स्कीम है, योजना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अब पहले क्या है कि वहां पर सरकार ये नहीं थी, बीजेडी की थी, इसकी वजह से वो उनको बेनिफिट नहीं मिलता था, क्योंकि स्टेट के पास पावर होता है कि स्कीम का बेनिफिट उनको स्टेट, उनके स्टेट के सिटीजन को देना है कि नहीं देना, मगर अब वो उनको ये बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ में एक और स्कीम है उड़ीसा की, ठीक है, गोपाल बंधु जन आरोग्य योजना, ठीक है, वो भी इनको बेनिफिट दिया जाएगा, और ये किसके लिए, मेकिंग फ्री ट्रीटमेंट एक्सेसिबल इवन द आउटसाइड द स्टेट, उड़ीसा के अंदर बाहर वाले स्टेट वाले भी अगर कोई अगर रह रहे हैं, ठीक है, जो इंडियन सिटीजन है, उनको भी ये बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। चलो और जानते हैं और उन्होंने क्या किया, क्योंकि पैसा तो बहुत बड़ा है, ठीक है, 18,600 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट रहता है, 23 लाख सीनियर सिटीजन है उड़ीसा के, ठीक है, वो भी एलिजिबल हो जाते हैं फ्री ट्रीटमेंट अप टू द 5 लाख अंडर द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। वय वंदना जो योजना है वो सीनियर सिटीजन के लिए है, वो भी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पुरानी स्कीम है, वो उड़ीसा के अंदर लागू नहीं हुई थी, अब लागू हो चुकी है, ओके। प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ द न्यू ट्रेन सर्विस, न्यू ट्रेन भी उन्होंने कनेक्टिंग द भुज डिस्ट्रिक्ट टू द नेशनल रेलवे नेटवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द लॉन्च द 100 इलेक्ट्रिक बस अंडर द CRUT अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बसेस भी हैं, ट्रेन की भी कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, ठीक है। और देखा जाए ही आल्सो रिलीज द उड़ीसा विजन डॉक्यूमेंट एंड द लॉन्च द, ठीक है, 12 पुत्र इतिया ग्राम योजना टू प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ द आइकॉनिक उड़िया पर्सनालिटीज थ्रू द लिविंग मेमोरीज, ठीक है। तो इस योजना के तहत कहीं ना कहीं अपने जो उनकी मेमोरीज है उड़िया की पर्सनालिटीज की, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई स्टेट न्यूज उड़ीसा के बारे में, ओके। आगे बढ़ते हैं, डिफेंस न्यूज में चलते हैं। हर वीक कुछ ना कुछ अपने इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं, या तो ज्यादातर अपने नोटिस कर रहे हैं तो कि इसके अंदर नेवी के अंदर नई नई चीजें को क्या है ऐड किया जा रहा है, ओके। इसी प्रोसेस के अंदर अपने देख रहे हैं INS टैग अराइव इन द मॉरिशस फॉर द जॉइंट सर्विलेंस ऑफ द इकोनॉमिक जोन, ठीक है। मॉरिशस के अंदर अपना इकोनॉमिक जोन है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके सर्विलेंस के लिए अपने इंडिया का INS टैग वहां पर गया है, ओके। अब ये टैग के बारे में थोड़ा अपने जानते हैं, ओके। इसका डिप्लॉयमेंट कब हुआ था, क्या था, थोड़ा जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका कुछ इमेज आप देख सकते हो, लुकिंग वेरी वेरी गुड, ठीक है, भयंकर दिख रहा है। ऑफ कोर्स ये रशिया से हम लोग ये सब चीज को इंपोर्ट करते हैं, परचेज करते हैं। INS टैग ऑन हर ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट टू द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रीजन, हिंद महासागर के अंदर इसको डिप्लॉय किया जाएगा, ऑफ कोर्स क्योंकि मॉरिशस है वो कहां पर है, हिंद महासागर के अंदर है। विजिटिंग पोर्ट लुइस, ये विजिट का आपका पोर्ट लुइस इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशस, ओके, फ्रॉम द 19 टू 22 जून 2025 विजिट करने वाला। INS टैग ये क्या है, स्टेल्थ फ्रिगेट of the Western Fleet of the Indian Navy was commissioned on the 22nd April 2012, 2012 के अंदर इसको कमीशन किया था इंडियन नेवी के अंदर, और ये क्या है, एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, ठीक है। फ्रिगेट
पूरा मतलब खतरनाक रहता है, साथ में ये गोला बारूद लेके घूमता है, छोटा सा रहता है, इतना छोटा भी नहीं है, ठीक है, जैसे आईएनएस विक्रमादित्य की तरह नहीं है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे अपने इस जो स्टेल्थ फ्रिगेट है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आगे न्यूज आपको पता चल जाएगा, हमने इंपोर्ट कर रखी है, ठीक है। और जानते हैं इसके बारे में, फ्रिगेट के बारे में, फर्स्ट ऑफ द 3 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, ठीक है। इनके अंदर ऑफ कोर्स मैंने बोला गोला बारूद सबका सब होता है। मिसाइल फ्रिगेट ऑफ द मॉडिफाइड आईएनएस तलवार क्लास that India's commission Russia shipyard the यंत्र to build under the project 17A। कई बार आप डिफेंस की न्यूज अगर आप मान लेते हैं सेंट्रल के अंदर यूपीएससी के अंदर आप एफकेट वगैरह आपके उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट 17A के बारे में पता होना चाहिए। भविष्य के अंदर प्रोजेक्ट 17A के बारे में अपने जरूर एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। 17A द अदर 2 आर आईएनएस टर्कस एंड द त्रिकांड। तो प्रोजेक्ट 17A के अंदर 2 और फ्रिगेट है, आईएनएस टर्कस है और त्रिकांड है, ये आपको याद रखना है, ये सब इंपोर्टेड है। अब एक और चीज देखते हैं, जो फ्रिगेट है ना उसका कितना उसका वजन देखते हैं, तो 3970 टन का फ्रिगेट है और इसके अंदर उसके अंदर 8 क्या होते हैं, ब्रह्मोस होते हैं। ब्रह्मोस आपको पता है इंडिया और रसिया का एक प्रकार से जॉइंट वेंचर है, मिसाइल है, काफी पॉपुलर है, बहुत न्यूज में रहती है। तो 290 किलोमीटर का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो उसके अंदर डिप्लॉयड है, ठीक है। तो जिससे ये फ्रिगेट और क्या बड़ी खतरनाक बन जाती है। 125 मीटर लॉन्ग है ये, कैन ऑपरेट इन द एंटी सबमरीन एंड अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर फ्रॉम इट्स डेक। इसके अंदर क्या रहता है, ये एक एंटी सबमरीन रहता है, सबमरीन को रोकने का कामकाज करता है और साथ साथ में इसके ऊपर हेलीकॉप्टर भी डिप्लॉय हो सकता है सर्विलेंस के लिए। इट कैन रीच अ टॉप स्पीड ऑफ द 30 नॉट्स, ठीक है। देखो इतना मैं डिटेल क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एसएससी के अलावा आप यूपीएससी के अंदर अगर डिफेंस की अगर एग्जाम की तैयारी करो तो वहां पर इसके बारे में पता होना चाहिए। और थोड़ा इंटरेस्ट हमें भी है कि भैया हमारे क्या क्या चीजें आ रही है, क्या क्या इंडिया कर रहा है डिफेंस के फील्ड के अंदर, कितनी चीजें इंपोर्ट कर रहा है, उसका क्या स्पेशलिटीज है, क्या फीचर्स है, वो हमें पता होना चाहिए एज ए सिटीजन। इट हैज एन ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द 4500 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। इसके पास इतनी एक प्रकार से रेंज है, ठीक है, तो काफी अच्छी रेंज है। तो काफी कुछ जान लिया हमने किसके बारे में, आईएनएस टैग के बारे में, क्लियर है। अभी तक हमने कुछ नहीं जान रहे थे टैग के बारे में, बट अभी काफी कुछ जान लिया है। नेक्स्ट न्यूज, ठीक है, एक स्टेट से है और स्टेट कौन सा है, काफी ब्यूटीफुल स्टेट है, स्टेट का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट योगा पॉलिसी टू बिकम द ग्लोबल वेलनेस कैपिटल। उत्तराखंड चाहता है कि हम वो कैपिटल बने किसका, ठीक है, ग्लोबल वेलनेस कैपिटल बने, ग्लोबल, ठीक है। अपनी इंडिया की नेशनल की बात नहीं कर रहा, ग्लोबल, उसके लिए उन्होंने क्या ला दी है, फर्स्ट योगा पॉलिसी है वो पब्लिश कर दी है। अब क्या इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा जानते हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है, वहां के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने अनाउंस किया योगा पॉलिसी फॉर उत्तराखंड ऑन द ओकेजन ऑफ द 11th इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। अब योगा डे के बारे में तो आपको पता ही है, बड़ी कौन से नंबर का था ये भी पता होना चाहिए, तो 11वें नंबर का, 11th नंबर का, मेकिंग द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फ्रेम द सी पॉलिसी। अपने इंडिया में एक ही ऐसा स्टेट है जिसने योगा पॉलिसी जैसी कोई चीज निकाली है, ठीक है, तो उत्तराखंड इज अ फर्स्ट स्टेट। असाइड इसके साथ में क्या देगा ये, सब्सिडी ऑफ द 20 लाख की सब्सिडी दी जाएगी, किसको दी जाएगी, अंडर द पॉलिसी फॉर द एस्टैब्लिशिंग योगा एंड वेलनेस सेंटर बिसाइड अ ग्रांट ऑफ अप टू 10 लाख फॉर द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ द योगा। देखो 20 लाख तो किसको दिया जाएगा सब्सिडी, ठीक है, जो एक प्रकार से योगा सेंटर्स वगैरह विलिंगनेस सेंटर्स जो बनाएगा वो, और 10 लाख दिया जाएगा रिसर्च के लिए फील्ड ऑफ द योगा, चाहे योगा में करो या मेडिटेशन में करो या नेचुरोपैथी के अंदर करो, उसके लिए 10 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ये अमाउंट आपकी अलग अलग है, याद रखना, ये सेंटर के लिए है और ये रिसर्च के लिए, रिसर्च के लिए 10 लाख रुपया और सेंटर के लिए 20 लाख रुपया, क्लियर है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या रखा है, इज डिटरमाइंड टू एस्टैब्लिश द 5 न्यू योगा हब्स इन द उत्तराखंड बाय 2030, और उनका 2030 तक 5 सेंटर उन्होंने सरकार को ही बनाना है, ऐसा उन्होंने टारगेट लेके चला है। तो मैंने क्या कर दिया बताएं, इस पॉलिसी के जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपके सामने रखे हैं, और भी चीजें देखते हैं कि मार्च 2026 तक द अवेलेबिलिटी ऑफ द योगा सर्विस विल आल्सो बी इंश्योर्ड इन द ऑल आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन द स्टेट। जितने भी आयुष सेंटर है वहां पर योगा का भी एक प्रकार से प्रोविजन कर दिया जाएगा, ठीक है। वहां पर अवेलेबिलिटी सर्विसेज जो योगा के रिलेटेड सर्विसेज है वो सबके सब वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। इवन वहां के जो सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने, उन्होंने एक बुकलेट भी निकाला है अबाउट योगा पॉलिसी, okay. He also planted in the apple ceiling in the Vidhan Sabha in the premises at the Bahar Singh in the gas air under the program एक वृक्ष योगा के नाम, ठीक है। तो उन्होंने कुछ नहीं है कि अपना जो विधानसभा है वहां पर उन्होंने एक पौधा भी रोपा है
और ये इन्होंने इस प्रकार से एक मुहिम ऐसी चलाई, ये कैंपेन ऐसा चलाया कि एक वृक्ष योगा के नाम। योगा के जरिए क्या रहेगा, एक प्रकार से हरित क्रांति भी एक प्रकार से होगी, लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ भी लगाएंगे। उत्तराखंड गवर्नमेंट विल सून स्टैब्लिश, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। देखो ये मैंने टिक नहीं किया, बट ये अच्छी इंफॉर्मेशन है। एक वृक्ष योगा के नाम, ये प्रोग्राम कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया है, तो आपका आंसर रहेगा उत्तराखंड। ऐसे अंदर की न्यूज पूछी जाती है। उत्तराखंड गवर्नमेंट विल सून स्टैब्लिश वन स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन ईच इन द गढ़वाल एंड द कुमाऊं डिवीजन टू प्रमोट आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी, योगा एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म इन द स्टेट। ठीक है, तो जल्दी वो क्या करने वाले हैं, 2 जोन बनाने वाले हैं। ठीक है, एक तो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिवीजन के अंदर, एक आपके कुमाऊं रीजन के अंदर। ठीक है, टूरिज्म के लिए, ठीक है, और बाकी ये सब बेनिफिट के लिए प्रमोट करना चाहता है, योगा, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज। चलो अब जानते हैं, इंडिया मूव्स टू द वन नेशन। इंडिया धीरे धीरे हर जगह पे क्या जा रहा है, यूनिफॉर्म चीजें काफी करता जा रहा है। काफी समय से अपना इंडिया के अंदर चीजें ऑर्गेनाइज नहीं थी, तो अब सरकार उसे ऑर्गेनाइज करने का कामकाज किया जा रहा है। और इसी प्रोसेस के अंदर एक उन्होंने, इंडिया ने क्या, वन नेशन वन टाइम। अगर एक नेशन है तो एक ही टाइम। अब बोले कि कैसा, एक नेशन तो एक ही तो टाइम था, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखो अलग अलग क्या रहता है, टाइम, वो टाइम जोन चलते हैं। इंडिया अंग्रेजों के जमाने के अंदर भी टाइम फ्रेम एक से ज्यादा थे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इंडिया में एक ही टाइम जोन होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप देखो, सूरज कहां से निकलता है, ईस्ट से, पूर्व से निकलता है। अब जो ईस्ट वाला पार्ट है वो ऑफ कोर्स वहां पर सुबह जल्दी होती है, वहां पर सूर्य की किरण पहले पहुंच रही है, तो वो समय आगे रहेगा। जैसे जैसे वो वेस्ट की साइड जाएगा, उनका क्या रहेगा, सुबह लेट होगी। ठीक है, तो उनका टाइम और ईस्ट वाले, जैसे ईस्ट में आसाम की बात करते हैं, वेस्ट में राजस्थान, तो आसाम और राजस्थान के बीच में 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, उससे भी ज्यादा आ सकता है। ठीक है, तो उनके टाइमिंग यूनिफॉर्म नहीं थे अंग्रेजों के जमाने से भी। तो अपने इंडिया के अंदर, और बाकी आप जैसे रसिया में जाते हो तो वहां पर टाइम जोन 4 से 5 है, और बाकी कंट्री के अंदर सबके बहुत सारे अलग अलग टाइम जोन है। अब इंडिया ने एक काम किया कि हम ऐसी मुहिम चलाते हैं, जब एक देश है तो टाइम जोन भी एक ही होगा। क्लियर है, काफी आइडिया आपको लग गया होगा, बाकी अपने पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक mandatory the use of the Indian Standard Time for the all legal, commercial, digital and administrative activities। उसके लिए एक ही इसको इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको यूज किया जाएगा, जो मैंने आपको बताया। टू मेक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स मैंडेटरी, द गवर्नमेंट विल शॉर्टली नोटिफाई द लीगल मेट्रोलॉजिकल रूल्स 2025। जल्दी वो उसे मैंडेटरी भी करने वाला है। ठीक है, द ड्राफ्ट रूल वर इश्यूड ऑन द जैन 2025 फॉर द स्टेक होल्डर फीडबैक। ठीक है, फीडबैक लेने के लिए उन्होंने 2025 जैन के अंदर किया था। और थोड़ा जानते, ज्यादा चीजें समझ में आई नहीं है तो समझते हैं अबाउट आईएसटी, जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम जोन है वो है भी क्या। ठीक है, तो सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री, ठीक है, 80 एक्चुअली क्या, जैसे ये अपना प्यारा भारत है, दिस इज इंडिया। ओके, बीच में जो ये जा रहे हैं ना लाइन, ये रहता है 82.30 वाला, ये डिग्री वाला बात है। ठीक है, इधर से ये जो लाइन जा रही है, एग्जैक्ट बीच की बात करते हैं तो मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में, वहां से वो लाइन जाती है। ठीक है, और इस साइड आप लॉन्गिट्यूड देखोगे तो जीरो वाला, अब जीरो से इस साइड जा रहा है ना ये वाला, जीरो से, ठीक है, 82.3 वो इंडिया वाला है। ठीक है, मेरिडियन पासिंग थ्रू द मिर्जापुर, जो मैंने आपको बता दिया, इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेडिटेरियन और द आईएसटी। अब जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, वही हमारा क्या है, आईएसटी। ठीक है, हमारा टाइम जोन है जिसे हम मैंडेटरी कर रहे हैं, यूनिवर्सल कर रहे हैं इंडिया के अंदर। लोकल टाइम अब बात करते हैं, इट इज अ 5 आवर्स 30 मिनट अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी। जीएमटी क्या है, जीएमटी इज 0 डिग्री, जीएमटी इज 0 डिग्री। और उसके हिसाब से कंपेयर करते हैं तो हम 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5.5 घंटे हम आगे हैं। ठीक है, ये हो गया ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे जीएमटी बोला जाता है। ओके, लोकल टाइम एज द प्राइम मेडिटेरियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड नोन एज जीएमटी, जो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया पहले ही। ओके, सेवरल टी गार्डन इन द असम फॉलोज ऑन द इनफॉर्मल चाय बागान और द बागान टाइम टी गार्डन विच इज 1 आवर अहेड ऑफ द आईएसटी। मैंने आपको पहले से बताया, इंडिया में पहले मल्टीपल या एक से ज्यादा क्या थे, टाइम जोन थे। उसमें असम वाला के अंदर जो चाय बागान रहते हैं, आपको पता ही असम के अंदर बहुत सारे चाय का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चाय पत्तीज वगैरह उसकी खेती होती है। ओके, तो उसे क्या बोले, चाय बागान टाइम जोन बोला जाता था।
और वो इंडिया के IST से 1 घंटे आगे है, ये बोला गया है। It was introduced by the British tea companies to increase the daylight work hours and the productivity। ठीक है, उन्होंने क्यों किया था? जिससे क्या प्रोडक्टिविटी, जल्दी सुबह होगी, जल्दी टाइम होगा, तो उससे क्या रहेगा कि लोग जल्दी काम पे आएंगे और उनसे ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जाए, एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, ये सब अंग्रेजों ने किया था। क्लियर है? चलो, तो टाइम जोन के बारे में आपने काफी कुछ जान लिया होगा, इजी लैंग्वेज में समझ रहा है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अपनी इंडिया की जो जो पब्लिक सर्वेंट्स है, जो सिविल सर्वेंट्स है, उनको हायर करने की ये बॉडी है, जिसके अंदर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आते हैं। ठीक है, यूपीएससी ने लॉन्च किया प्रतिभा सेतु टू द कनेक्ट टू द टॉप कैंडिडेट विद द प्राइवेट एम्प्लॉयर्स। एक प्रकार से ये पोर्टल है, ठीक है, कि जिसके अंदर जैसे अब जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रखी है, उन्होंने एग्जाम क्लियर रखा है, जो भी हो, तो ये उन एस्पिरेंट से एक प्रकार से परमिशन दिया जाएगा, उसको पूछा जाएगा कि तुम्हारा डेटा है इस पोर्टल पे रखा जाए कि नहीं रखा जाए, जिससे जो एम्प्लॉयर है वो कनेक्ट कर पाए। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि, और रियल में भी ऐसा आता है, यूपीएससी के जो प्रेप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्वालिटी स्टूडेंट है। ठीक है, या फिर वो करेक्ट कर रहे हैं, वो क्वालिटी है, प्रेप कर रहे हैं, वो भी उनका एक लेवल होगा तब जाके। तो क्यों ना वो डेटा एक ऐसी जगह शेयर कर दिया जाए जिससे प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयर्स है वो इनको रीच कर पाए, और उनको अगर सरकारी जॉब नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट में अच्छी जगह भी उनको जॉब मिले। ओवरऑल ये कहना चाह रहा है ये इतना बड़ा पैरा। अब मैं आपको इसे रीड करके भी बता देता हूँ। UPSC has launched a new platform Pratibha Setu that can help employer connect with the top talent। डायरेक्ट ही एम्प्लॉयर वो कनेक्ट कर सकता है टॉप टैलेंट के साथ में। UPSC Pratibha Setu provide platform for the employer to select a non-recommended willing candidate who are almost as a meritorious to the recommended candidate and provide second gateway for UPSC aspirant to sign beyond the examination। ठीक है, तो जब यूपीएससी को लगेगा कि ये बच्चा टैलेंटेड है, ये एस्पिरेंट टैलेंटेड है, इसका अच्छा मार्क आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग उसे आगे ये डेटा शेयर किया जाएगा। प्रतिभा सेतु का नाम भी क्या है? प्रोफेशनल रिसोर्सेज एंड टैलेंटेड इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर द हायरिंग एस्पिरेशन। नाम भी काफी प्यारा है, मस्त है, याद रखना। ठीक है, क्लियर है? काफी अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है, जिससे रोजगार मिले। अब बोले ये नया है क्या? नया नहीं है। इट वॉज फॉर्मली नोन एज अ पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम, जिसे पीडीएस के नाम से पहले इसको जाना जाता है। दिस स्कीम इज अ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव दैट अलाउ वेरीफाइड एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग द मिनिस्टर्स, पीएसयू, मिनिस्ट्रीज, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडीज इन द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वहां पर ये डेटा जाएगा ऑफकोर्स। चलो आगे बात करते हैं। टू एक्सेस डिटेल ऑफ द नॉन रिकमेंड विलिंग कैंडिडेट हु क्लियर ऑल स्टेज ऑफ द यूपीएससी एग्जाम बट डिड नॉट मेक इट द फाइनल मेरिट लिस्ट। ये किन के लिए? ठीक है, जो प्रीलिम क्लियर करेगा, मेंस क्लियर करेगा, इंटरव्यू भी क्लियर कर लेता है, मगर वो मेरिट लिस्ट में नहीं आता, तो उनके लिए ये ओवरऑल है। ऐसा नहीं आप अभी तो प्रीलिम ही क्लियर किया और सीधा आपको रिकमेंड किया जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फिर इसमें क्या क्या रहेगा, कौन कौन से किसके लिए स्कीम है? सिविल सर्वेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, ये एग्जाम की तैयारी करो तभी जाके रहेगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, CAPPF, ठीक है, सेंट्रल आर्म फोर्सेस पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन, ठीक है, और भी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, कंबाइंड जियो स्टडी साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, CDS है, इकोनॉमिक सर्विस है। तो इतने सारे जो आप बोल सकते हैं, अगर इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तभी आपका प्रतिभा सेतु पे जाएगा। और ये सब एग्जाम का जो एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? तो यूपीएससी कराता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, बीएसएनएल ने एक प्रकार से इसका सॉफ्ट लॉन्चिंग कर रखा है। ठीक है, क्वांटम है भी क्या, जानते हैं इसको? पहले तो 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? FWA बोला जाता है। और कहां पर उन्होंने सॉफ्ट लॉन्च किया है? हैदराबाद के अंदर। इंडिया फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस, मतलब इंडिया स्वदेशी है, बाहर की किसी प्रकार की हेल्प इसमें नहीं ली गई। ठीक है, सिम बेस्ड सिमलेस। अभी आज की तारीख में आपका अगर नेटवर्क चल रहा है तो उसे सिर्फ बीएसएनएल, तो उसके बीएसएनएल की आपको सिम पहले डालनी पड़ेगी, तब जाके आप फोन है, इंटरनेट है, वो एक्सेस कर सकते हैं। मगर अभी बोलते हैं ये सिम भी नहीं डालनी। इसी टेक्नोलॉजी को बोला जाता है क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस बोला जाता है। क्लियर है? आसान भाषा में आपको समझा दिया। और इसके अंदर क्या है? डिलीवरिंग द फाइबर लाइक द स्पीड वायर द 5G रेडियो। ठीक है, 5G स्पीड इसमें चलेगी विदाउट एनी सिम। Quantum 5G FWA is a fixed wireless access solution by the BSNL,
बीएसएनएल ने इसको लॉन्च किया है, डेट ऑफर द हाई स्पीड इंटरनेट विदाउट फिजिकल फाइबर, कोई फिजिकल फाइबर इसमें नहीं लगेगा, यूजिंग 5G रेडियो वेव्स इन द सीमलेस आर्किटेक्चर। तो भयंकर चीज आपने ला दी है बीएसएनएल चाहता है कि उसका कमबैक, राइट। बीएसएनएल काफी पीछे है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी नई चीज ला रहा है तो अच्छा है, उससे उसका मार्केट गेन होगा, बढ़ेगा और हमारे लिए भी काफी आसान रहेगा। मगर ये टेक्नोलॉजी जैसे ही जियो के पास में आ जाएगी तो ऑफ कोर्स वो तो आपको पता ही है कि इन सबको पीछे ही छोड़ देगा। बट ग्रेट स्टेप क्या रहेगा, डायरेक्ट टू द डिवाइस प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट का यूज इसे कर सकते हैं, ये ऑपरेट इंटायरली ऑन द इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिससे हमें किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो हमारा जो एक प्रोग्राम है आत्मनिर्भर भारत है उसे भी काफी बूस्ट मिलेगा, ठीक है। नो डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन कंपोनेंट, जो मैंने आपको बता दिया। तो मेन वाले पॉइंट है मैंने आपको समझा दिए, बाकी आपके डिटेल्स आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको स्टडी अड्डा, हमारी जो एप्लीकेशन है स्टडी अड्डा 247, इसमें बीच में कहीं भी आपको स्पेस नहीं छोड़ना है, उसे आप डाउनलोड करो, वहां पर आप जाओ, करंट अफेयर का सेक्शन होगा, उसमें आपको सब अब तक की सब वीकली पीडीएफ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब की फीचर्स क्या है, सीमलेस आर्किटेक्ट, ऑफ कोर्स सिम तो है ही नहीं उसके अंदर, मेड इन इंडिया है, ओके। हाई स्पीड परफॉर्मेंस इसके अंदर मिलेगी, डाउनलोडिंग की है, अपलोडिंग की है, वो आप इसमें देख सकते हो। इजी एंड रैपिड डिप्लॉयमेंट होगा, प्लग एंड प्ले, बस बात प्लग किया सीधा आपका भागना स्टार्ट रहेगा। ऑप्टिमाइज फॉर द मॉडर्न नीड्स, जो नीड्स है वो हमारी पूरी कर सकता है, ठीक है। तो ये बात होगी इसके इस टेक्नोलॉजी के फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है एक पेमेंट बैंक के बारे में, जो इसे ओन कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका नाम है IPPB, ठीक है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात की जा रही है, इनको एक अवार्ड मिला है, प्रेस्टिजियस डिजिटल पेमेंट अवार्ड दिया गया है। बहुत अच्छी बात, सरकार अपनी ही बॉडीज को क्या करे सर एक प्रकार से बढ़ाई जा रही है, अच्छा है। बट वैसे काफी एक्टिव है ये पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस डिजिटल पेमेंट अवार्ड for 2024 to 2025 of the Ministry of the Finance for its recommendable role in the advancing digital पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस इंडिया। आपको पता ही है कि नहीं पता है, पेमेंट जो बैंक लाने के पीछे इसका मेन मोटिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन, चाहे वो पेमेंट बैंक हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे आरआरबी हो, सबका मोटो एक ही है कि हम करेंगे भैया इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। डोर स्टेप तक हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, रूरल एरियाज के अंदर हम क्या करेंगे, उसे सेल करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है, ये तो फाइनेंशियल इंक्लूजन है। ये अवार्ड कौन देता है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट बाय द अवार्ड डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस टू रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स वगैरह दिए गए, ठीक है। तो ये सब है। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होता है कि भैया ये अवार्ड किसको मिल सकता है, ओपन टू द बैंक्स, पेमेंट बैंक, ठीक है, फिनटेक कंपनीज है, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज है, इन सब को ये इसके अंदर क्या होते हैं, एलिजिबल है, ठीक है। तो इसमें से किसको मिला है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला है, ओके। नीरज चोपड़ा कौन नहीं जानता, हर कोई इनको जानता होगा, जहां जाते हैं झंडे गाड़ के आते हैं, हमेशा कोई ना कोई गोल्ड या सिल्वर जीत के आते हैं। इसी प्रोसेस के अंदर उन्होंने अब की बार भी गोल्ड जीता है। गोल्ड कहां जीता है, पेरिस डायमंड लिंक 2025 वाली हुई है वहां पर। कोई भी हमारा इंडियन स्पोर्ट्समैन है कहीं बाहर जा रहा है और कहीं गोल्ड जीत के आ रहा है तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, उनका नाम है नीरज चोपड़ा, ठीक है। इंडियन के जो आपके जेवलिन स्टार है नीरज चोपड़ा हैज वॉन द पेरिस डायमंड लिंक टाइटल थैंक्स टू द हिज फर्स्ट थ्रो ऑफ द 88.16 मीटर। कई बार अगर डिटेल में क्वेश्चन पूछने के लिए, हार्ड पेपर बनाने के लिए ये कितना थ्रो उन्होंने लंबा मारा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 88.16 मीटर का थ्रो उन्होंने लगाया है। इंडिया के नीरज चोपड़ा है, सीजन बेस्ट उन्होंने सीजन बेस्ट कितना है 90.23 और पर्सनल बेस्ट कितना है 90.23, ठीक है। ऐसे करके इनका बेस्ट सब सीजन बेस्ट वगैरह इन्होंने बता दिया। और ये कहाँ हुआ था वो भी देख लेते हैं। इन दोहा नीरज हैड फाइनली रिचेस द 90 मीटर 92 थ्रो विद द, ये सब मतलब ये तो पास में उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया उसके बारे में, ठीक है। ये भी आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। गोल्ड जीत के आया ये याद रखो, ठीक है। चलो दिल्ली की बात करते हैं, ठीक है। देखो इंडिया में कहीं भी अगर कोई भी अगर गेम आयोजित किया जा रहा है, चाहे वो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, आयोजित किया जा रहा है तो हमें तो पता होना ही चाहिए। तो दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता,
ठीक है। उन्होंने अनवील किया है लोगो और मस्कट ऑफ द वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप। वर्ल्ड पैरा की बात की जा रही है। पैरा मतलब आपको जो सामान्य नहीं है, स्पेशली एबल है, कहीं ना कहीं बॉडी का कुछ पार्ट है वो डैमेज है, उनके लिए अलग से एक गेम्स है वो आयोजित किया जाता है, उसे बोला जाता है पैरा एथलीट चैंपियनशिप बोला जाता है। ठीक है। द ऑफिशियल अनवील ऑफ द लोगो एंड द मस्कट फॉर द न्यू दिल्ली 2025 वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये है मस्कट की बात करेंगे पहले, पर ये कौन से नंबर का एडिशन है? 12वें नंबर का एडिशन है टूर्नामेंट का, 12th नंबर का एडिशन है टूर्नामेंट का। विल बी हेल्ड, कब हेल्ड होगा? 26 सितंबर से स्टार्ट होगा और 5 अक्टूबर पर ये खत्म हो जाएगा। और न्यू दिल्ली में भी कहां पर रहेगा? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। अब एग्जाम स्टेटिक में ऐसे पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहां पर, तो आपका आंसर रहेगा न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है। इट विल फीचर द 186 मेडल इवेंट, इतने सारे इसमें इवेंट होने वाले हैं जिसके 186 मेडल इवेंट होगा। और इंडिया इज द होस्टिंग द इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया इस प्रकार का कोई गेम है पहली बार होस्ट कर रहा है, तो ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। द ऑफिशियल मस्कट कौन है? विराज। मोस्ट आईएमपी एक हाथी है, यंग एलिफेंट है, ब्लेंडेड, जिसका पांव में थोड़ी सा पाव है वो नहीं है, उसकी वजह से वो पाव ऐसे लगाया हुआ है। ठीक है, वो वाली बात है। तो विराज आपको याद रखना, ये क्या है? यंग एलिफेंट है जिसके पाव में प्रॉब्लम है। The logo capture India's rich heritage, the spirit of the para athlete and the vibrancy of the New Delhi as a host city। एक काम करते हैं, लोगो भी तो देख ही ले, मस्कट देखा जाए, ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ दिखता है। दिस इज मस्कट, ये मस्कट है और ये आपका लोगो है आपके सामने। एक बार शांति से इसको देखा जाए, देखिए ये है विराज, यंग एलिफेंट है, और ये इनके पाव की बात की जाए जो मैं आपको बोल रहा था। क्लियर है? डन है? आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अपने देखते हैं, कोई भी अपॉइंटमेंट रहता है, जो बड़ी बड़ी बॉडीज है, सरकार की कोई एजेंसीज है, उनके कोई चेयरमैन है, सीईओ वगैरह बन रहा है, तो हमें पता होना चाहिए ये जाता है अपॉइंटमेंट के अंदर। अपॉइंटमेंट के अंदर क्या आपका रहेगा? शिवा सुब्रमण्यम रमनन टेक्स चार्ज एज द न्यू PFRDA चेयरपर्सन फॉर द 5-year टर्म। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है पढ़ने के अंदर आपको, तो आप शिवांशु ऐसे याद रख सकते हो, या कर सकते हैं कि शिवा सुब्रमण्यम करके, शिवा सुब्रमण्यम या सुब्रमण्यम, ऐसे ऐसे 5 साल करके लिए PFRDA के हेड बनती है। अब क्या होता है PFRDA? तो आपका आंसर रहेगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और ये किसके लिए? ठीक है, ऑफ कोर्स पेंशन फंड के लिए। इनके पहले दीपक मोहंती थे, ये आप याद रखो या ना रखो, मगर ये इनका नाम अभी आपको याद रखना है। इनके पहले कौन थे? दीपक मोहंती थे। ठीक है, बाकी इनके बारे में है जो आप देख लीजिएगा, बाकी मेन चीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, हर जगह ऑपरेशन ही ऑपरेशन हो रहे हैं। इंडिया के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं, इंडिया के बाहर ऑपरेशन हो रहे हैं। आपको पता ही है कि जैसे इजराइल और उसके अंदर ईरान का जो वॉर हुआ था, उसके अंदर यूएसए भी कूद पड़ा, उन्होंने भी क्या कर दिया? एक अपना ऑपरेशन लॉन्च ही कर दिया। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। लास्ट जब अपना जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि यूएसए के जो B2 बॉम्बर्स है, ओके, उन्होंने क्या, जो बंकर बस जो बम्स रहते हैं ना, वो उसके अंदर डाल के उन्होंने गिराए थे। और बंकर बम्स जो बॉम्ब होते हैं वो कैसे काम करते हैं? जो एक धरातल है ग्राउंड के नीचे, अगर उनको कोई फैसिलिटीज है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम रहता है। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ओके, इनसाइड द यूएस स्ट्राइक ऑन द ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो इसके लिए एक ही यूएसए का काम था, उनका ये मोटिव था कि हमें को सिविलियन को हार्म नहीं करना है, जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, जो ग्राउंड के नीचे चल रहा है, उसको खत्म करने का कामकाज था। तो ऑफ कोर्स नाइट में ये बॉम्बिंग उन्होंने किया था। द यूएस लॉन्च्ड ऑपरेशन मिडनाइट हैमर डिप्लॉइंग B2 बॉम्बर्स, मैंने आपको बताया, एंड बंकर बस्टर बॉम्ब इन द प्रिसिजन स्ट्राइक ऑन द ईरान न्यूक्लियर साइट्स। ठीक है, ये चार इनकी 3 जगह हैं, क्लेमिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू द ईरान न्यूक्लियर इंफ्रा। और यूएस ने बोला कि हाँ, हमने काफी है, ठीक है, हार्म किया है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, ऐसा उनका कहना है। और वही ईरान बोलता है नहीं नहीं, हमें कोई हार्म ऐसा हुआ नहीं, हमें पहले से पता था कि ईरान यूएस ऐसा कुछ कर सकता है, तो हमारी फैसिलिटीज हमने ऐसी जगह पे बना रखी है जिसके बारे में यूएसए को जानकारी नहीं है। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है हमें नहीं पता, और जो है न्यूज में वो मैंने आपको बता दिया। क्लासिफाइड यूएस मिलिट्री एयर स्ट्राइक टारगेटिंग ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज विद द प्रिसिजन वेपन। लॉन्च किसने किया था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया कि वो चाहते थे कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसे डिस्ट्रॉय किया जाए, जिससे ईरान है और कुछ साल पीछे धकेला जाए कि वो अपना एक न्यूक्लियर है वो बम ना बना पाए।
ठीक है, तो ये कहीं ना इजराइल और यूएसए दोनों साथ में इस प्रोसेस के अंदर कि वो चाहते ही नहीं कि ईरान के पास कोई ऐसा न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, आईएनएस तमल की बात करते हैं। ये इस प्रकार से थोड़ा सा आप नहीं, फोटो तो अच्छा दिख रहा है, ये है आईएनएस तमल। ठीक है, इंडिया लास्ट इंपोर्टेड, मतलब इसके बाद में भविष्य में हम कोई ऐसा वॉरशिप है जो फ्रिगेट है वो हम इंपोर्ट नहीं करने वाले, वॉरशिप है इंपोर्टेड द वॉरशिप टू बी कमीशन ऑन जुलाई 1। जुलाई 1 को ये कमीशन हो जाएगी। आईएनएस तमल की बात की जा रही है। ठीक है, क्यों ना तमल के बारे में थोड़ा जाना जाए। ठीक है, वेट अ मोमेंट, थोड़ा टेम्परेचर को अपनी नॉर्मल कर देते हैं। ओके, चलो। The Indian Navy is all set to commission its latest stealth multi-role frigate है INS Tamal on July 1 at the Russia। ठीक है, आपका रहेगा कलिनिंग्राड इन द रसिया। आपको उनकी रसिया के अंदर कौन सी जगह है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका नाम पता होना चाहिए। इट विल बी द लास्ट वॉरशिप है इंडियन नेवी की टू हैव बीन बिल्ट आउटसाइड इंडिया। अब जितनी भी जो वॉरशिप वगैरह होगी वो इंडिया के अंदर ही बनेगी। ठीक है, उसे इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, हो सकता है कि जो फैसिलिटी है, ठीक है, वो इंडिया के अंदर है, पर वो बना कौन रहा, रसिया बनाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पर इंडिया के बाहर वो नहीं बनेगी। Built outside India and the 8th in the series of the Rivak class frigate inducted from the Russia over the past 2 decades। ठीक है, 8वें नंबर की ये आपकी स्टेल्थ फ्रिगेट है। ठीक है, द सेरेमनी विल बी प्रिसाइड ओवर बाय द वेस्टर्न नेवी कमांड वाइस एडमिरल संजय जे सिंह। ठीक है, तो ये कमांड भी मैंने आपको बता दिया, और एडमिरल कौन है जो इसे लीड करेंगे, हेड करेंगे, वो भी अपने देख लिया। ठीक है, तमल के बारे में जाना जाए कि तमल होता भी क्या है। ठीक है, रसिया वगैरह इसका थोड़ा और जानते हैं। Tamal has been built at the Yantar shipyard in the Russia and it is the last warship to be inducted from the foreign sources। बाद में मैंने आपको पहले फ्यूचर में ऐसा हम नहीं करने वाले। India is a part of the broader contract for the Tusil class is also building the two similar frigates called the Tripur class at the Goa shipyard limited। तो ये भी आपको त्रिशूल जो तुसिल क्लास है वो भी हम उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी इसके ऊपर क्या कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, इसका पार्ट है। अपॉन कमीशन INS Tamal will join the sword arm of the Indian Navy, the Western Fleet under the Western Naval Command। ठीक है, तो किसके अंदर वो ऐड होने वाला है, स्वॉर्ड आर्म के अंदर। और भी सी पे सीरीज के अंदर जैसे आपका रहेगा तमल। अब देखिए तमल ये आया भी वर्ड कहां से, तमल सिंबलाइज द मिथिकल स्क्वाड यूज्ड फॉर द कॉम्बैट बाय द इंद्र द किंग ऑफ द गॉड्स। ठीक है, तो जो इंद्र भगवान थे, जो उनका एक प्रकार से उनका स्क्वाड था, उसके अंदर ये तमल सबका एक वेपन था, और वही से ये हमने नाम भी लिया है। ठीक है, तो ये भी एक चीज स्टोरी है कि हमने ये वर्ड कहां से लिया। INS नीलगिरी, मैंने बोला नेवी के अंदर बहुत सारी चीजें हलचल हो रही है। अभी तक नेवी को अपने कहीं न किसी कोई वॉर में यूज नहीं किया, क्यों ना पाकिस्तान के साथ यूज किया तो मजा ही आ जाए। ठीक है, तो फ्यूचर में पूरी संभावना है। ठीक है, INS नीलगिरी ज्वाइन ईस्टर्न नेवल कमांड इन द विशाखापट्टनम। देखो कितना सही लगता है देखने में, आप देखो INS नीलगिरी, आप इसकी फोटो देखो। मैं फोटो इसी भी रीजन से रखता हूँ जिसे देख के थोड़ा हमें अपनी ये मेमोरीज है वो थोड़ी लॉन्ग हो जाए, और दिखने में भी काफी अच्छा लगता है। INS नीलगिरी के बारे में थोड़ा जानते हैं। द फर्स्ट ऑफ द इंडिजीनियस बिल्ड प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट अराइव्ड इन द विशाखापट्टनम। मैंने पहले ही बोला प्रोजेक्ट 17A, ठीक है, बहुत पॉपुलर, बहुत न्यूज में रहता है। ठीक है, सी ज्वाइन, सी मतलब क्यों, नीलगिरी, नीलगिरी को एसोसिएट किया ऑफ कोर्स फीमेल के साथ में। She joined the Eastern नेवल कमांड, एंड जो भी इसके पहले जो तमल था वो आपका वेस्टर्न कमांड के अंदर था, और ये कहां पर है, तो ये आपका है ईस्टर्न के अंदर। वुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ईस्टर्न स्क्वाड सनराइज फ्लीट। तो इधर जो फ्लीट है वो कौन सी है, सनराइज है। तो फ्लीट भी आपको पता होना चाहिए, डिटेल जो डिफेंस की तैयारी करे स्पेशली उनके लिए फ्लीट के नाम भी पता होना चाहिए। स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप इज ड्रिवन बाय द हर मोटो, जिसका मोटो का नाम है। ठीक है, इसका मोटो एम ऐसा कुछ। और ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या, ये सबमरीन है, ये सबमरीन है। ठीक है, और ये पूरा पूरा आप देख सकते हो ये है नीलगिरी। चलो नीलगिरी के बारे में और थोड़ा जानते हैं डिटेल। ठीक है, ऑलरेडी ये तो बताया कि प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है, इज अ फॉलो ऑन वेसल ऑफ द शिवालिक
class or the 17 project 17 frigate that are the currently in service. Okay, और इसके बारे में देखिए, the class of the ship has an integrated construction philosophy which involve the extensive pre-outsourcing of the block stage or the reduce overall building periods. ओके, अब इससे इस क्लास, जो ये क्लास बात की जा रही है 17 के बारे में, और इसमें जो बहुत सारी फ्रिगेट्स आ रखी है उनके सब के नाम एक सीरीज या मतलब मैंने आपके सामने पूरा कलेक्शन ही रख दिया कि अदर 6 जो इस क्लास के अंदर 6 और शिप है जहाज है उनके नाम, जैसे एक हिमगिरी है, एक तारागिरी है, एक आपका रहेगा उदयगिरी है, दूनागिरी है, और आपका रहेगा एक विद्यागिरी है. एरिया द वेरियस स्टेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन एट द MDL मुंबई एंड द GRSE गोवा शिपयार्ड की बात करें कोलकाता. ठीक है, तो ये 6 शिप्स के इसी क्लास इसी रेंज के अंदर जो आपने देख लिया. सब क्लास में ऑलमोस्ट क्या आता है, गिरी 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 वर्ड आपको आएगा, इसमें एक नीलगिरी भी आ गया. ठीक है, चलो, बजाज अलियांस लॉन्च अ स्टेट स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान. अभी तक अपने इंडिया में ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिन्होंने स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा और उन्होंने ऐसा कुछ प्लान वगैरह निकाला हो. तो बजाज अलियांस पहला ऐसा बना है, ठीक है, जो स्टेट स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान उन्होंने निकाले हैं. ओके, कॉल द स्टेट वाइज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी. द प्लान आर बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक लोकल ट्रीटमेंट कॉस्ट. क्यों ऐसा किया उसके पीछे, क्योंकि आपको पता है हर स्टेट के अंदर जो लोकल प्लान रहते हैं वहां के एक्सपेंसेस है, महंगाई है, वो थोड़ी अलग अलग है. ठीक है, तो लोकल ट्रीटमेंट कॉस्ट कितना लगेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर इंफ्रा एंड द कॉमन मेडिकल कंडीशन के ऊपर ये क्या करा है, बनाया गया है. ठीक है, अच्छी बात है, कुछ अलग है. द प्रोडक्ट इज करंटली अवेलेबल अक्रॉस 25 स्टेट एंड द 5 UTs. तो कहाँ ये अवेलेबल है ये अपने देख लिया. ईच वर्जन कैरीज अ रीजनल नेम. फॉर द एग्जाम्पल, आपके लिए है हिंदी. ठीक है, आपके लिए जैसे हिंदी स्पीकिंग है, जहां पर आपके लिए आगे वर्ड रखेगा, वही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रहेगा मी कोसम. ठीक है, तो ये वर्ड्स भी ऐसे यूज किए जाएंगे क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, इसकी वजह से. जानवी, ठीक है, जानवी पालाकुल्लू selected as an astronaut candidate for the Titan space mission. ठीक है, अभी एक और आपका मिशन प्लान हो जिसके अंदर आपका जो शर्मा या सुतांशु ऐसा कुछ है, आई थिंक शुक्ला नाम है, शर्मा नहीं शुक्ला है, जिनका सरनेम शुक्ला आता है, जो कहाँ गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर गए, जहाँ जिन्होंने मोदी जी ने भी उनके साथ कम्युनिकेशन किया था, बहुत न्यूज में रहा था ऑफकोर्स. ठीक है, तो ऐसे फ्यूचर के अंदर, मतलब फ्यूचर में 2029 के अंदर ये मैडम भी जाने वाले हैं, उनका नाम है जानवी. ठीक है, कहाँ के हैं, कैसे है, किसने सेलेक्ट किया है, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में. 23 साल की इनकी एज है. ठीक है, एस्ट्रोनॉट है और इनका नाम है जानवी. हैज बीन सेलेक्टेड एज एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट फॉर द स्पेस मिशन फॉर द टाइटन स्पेस आपका इंडस्ट्रीज. किसने सेलेक्ट किया है, टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज. ये है भी क्या, जो यूएस का एक प्राइवेट एजेंसी है, एंगेज इन द स्पेस रिसर्च. ठीक है, जो किसके अंदर एंगेज है, स्पेस रिसर्च के अंदर ये एंगेज है. क्लियर है. ठीक है, अब जानवी के बारे में बात करें, द नेटिव ऑफ द पलाकुलू. ये कहाँ की है मैडम, है कहाँ की, ये आंध्र प्रदेश की है. आंध्र प्रदेश के अंदर भी कौन सा, वेस्ट जो गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये बिलोंग करती है. ओके, ये सब दे रखा है. और जो ये मिशन है वो कब जाने वाला, लॉन्च कब होगा, 2029 के अंदर. तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए ठीक है, ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है. आगे बात करते हैं, संविधान हत्या दिवस. कॉन्स्टिट्यूशनल को एकदम डेड कर दिया, हत्या कर दिया, किल कर दिया, ऐसा दिवस भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. जून 25 को ये डे मनाया जाएगा. क्यों मनाएगा आपको पता है, इमरजेंसी. ठीक है, इमरजेंसी लगाने की वजह से, इमरजेंसी एंड हुआ था 1977 के अंदर. आपको पता है किसने इमरजेंसी लगाया था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने. ठीक है, संविधान हत्या दिवस विल सर्व एज द रिमाइंडर ऑफ द टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द इंडिया वाज टेम्पल्ड ओवर. उसको खत्म कर दिया गया था. ठीक है, तो ये आपका संविधान हत्या दिवस है. आपातकाल मतलब इमरजेंसी, संविधान हत्या. ठीक है, चलो, क्यों ना थोड़ा इमरजेंसी के बारे में जाना चाहे. देखो, 3 प्रकार की इमरजेंसी रहती है. सबसे पहले रहती है नेशनल इमरजेंसी. ठीक है, और ये लगने के पीछे कारण रहता है ऐसा, तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, और क्या फिर बाहर से किसी प्रकार का अगर वॉर जैसी स्थिति क्रिएट होती है तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है. बाहर से कुछ हो रहा है, जैसे ऑलरेडी जब इंडिया पाक का वॉर हुआ था, इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, उस समय लगाई गई थी, और 2 बार तो ये लग गई.
तीसरी लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के अंदर, और उस समय ऐसा हुआ था जब इमरजेंसी लगा दी जाती है, आपातकाल लगा दिया जाता है, तो सिटीजन्स के पावर्स है वो काफी खत्म हो जाते हैं, उनके राइट्स नहीं रहते, सरकार को जैसा मनमानी चाहे जैसे वो कर सकती है, और उन्होंने किया भी। ठीक है, तो यही है नेशनल इमरजेंसी। एक रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मतलब स्टेट रूल की बात की जाती है, तो स्पेसिफिक स्टेट के अंदर जो इमरजेंसी लगाई जाती है ना, उससे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या स्टेट रूल, या फिर से क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है। ये सब के सब एक ही बात है। जैसे बोलता है कि भैया मान लेते हैं मणिपुर में काफी चीजें है वो बाकी सरकार संभाली नहीं जा रही है, तो आप मणिपुर में क्या लगा देंगे, स्टेट इमरजेंसी लगा देंगे या प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। तो हर स्टेट में एक समय कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये रूल लगा हुआ है। एक रहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब सरकार के मतलब पैसे के वांदे ही है, पैसा ही नहीं है, फंड नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट रन ही नहीं कर सकती, तो उसमें रहेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी है। इंडिया ने आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी फेस नहीं की है, ये फेस कर रखा है ये भी, बट ये नेवर। नेशनल इमरजेंसी के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज के बारे में देखते हैं। इंडिया फर्स्ट ऑफ ग्रीड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पावर पायलट प्रोजेक्ट है वो बनाई दिया जा रहा है। अब ये क्या होता है हाइड्रोजन पायलट? देखो धीरे धीरे आपको पता है एनर्जी के सोर्सेज बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन के जरिए भी क्या है हम इलेक्ट्रिसिटी है ये सब एनर्जी बना सकते हैं। एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को मारो गोली, सिंपल में बात करो, एनर्जी बनाई दी जाती है। हाइड्रोजन के भी प्लांट होते हैं, बट ये कैसा प्लांट है, ग्रीन वाला। ठीक है, तो इसको थोड़ा पढ़ के बता दे, फिर ग्रीन क्या होता है, ब्राउन क्या रहता है, ये भी अपने देखेंगे। अदानी ग्रुप रिसेंटली कमीशन इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट ऑफ ग्रीड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, जो कहां पर कमीशन हो गया है, कच्छ जो गुजरात में आया हुआ है। ठीक है, लोकेशन के बारे में है तो ये सब ऑलरेडी मैं बता दिया, कच्छ के अंदर आप देख लीजिएगा। एंड ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इज अ फैसिलिटी दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन यूजिंग द इलेक्ट्रिक आपका रहेगा इलेक्ट्रोफोसिस पावर्ड बाय द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज such as the solar or the wind and is not connected to the main electrical grid. This means the plant relies entirely on its own renewable energy generation for the hydrogen production process. समझ में आपको इतना नहीं आया होगा, ये तो मैंने फटाफट रीड करके मैंने आपको बता दिया। देखो हाइड्रोजन के बारे में बात है तो पानी से बिजली बनती है वो आपका रहेगा, या पानी से एनर्जी बनती है उसे बोलते हैं, ये है भैया हाइड्रोजन एनर्जी है। ठीक है, डैम के वहां पर हाइड्रोजन के प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक और चीज, अब कैसे होता है, जैसे ये है पानी H2O होता है, तो उसमें ये वाला प्रोसेस किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस पावर। इसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से हमें एक इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी देनी पड़ती है और उसे एक टेम्परेचर तक उसे पहुंचाना पड़ता है, तब जाके क्या बनता है, इधर से एनर्जी निकलती है। तो ओवरऑल जो इधर से एनर्जी दी जा रही है वो कहीं ना कहीं कैसी एनर्जी रहती है, सोलर एनर्जी रहती है। सोलर नहीं मैं बात कर रहा हूँ, थर्मल वाली एनर्जी रहती है। अब जो थर्मल वाली एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बनाई जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, वो तो कैसा होता है कि इन्वायरमेंट को हार्म करने का काम करते हैं, राइट। तो अब क्या किया जाएगा, अगर H2 अगर ऐसे हाइड्रोजन अगर बनाया जा रहा है जहां पर कहीं ना कहीं पावर किस तरीके से दिया जा रहा है, कोई एक ट्रेडिशनल जो एनर्जीज है, इलेक्ट्रिसिटीज है, थर्मल से अगर दी जा रही है, तो वो ब्राउन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट में जाएगा। ग्रीन में क्या रहेगा, जो इधर से भी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दी जा रही है ना, वो किससे दिया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर से दी जा रही है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से इन्वायरमेंट को ये हार्म नहीं करेगा। और इधर जो एनर्जी बनेगी, तो कोई भी एनर्जी बनती है तो कुछ ना कुछ उसका, जैसे थर्मल बनता है, थर्मल एनर्जी, जैसे आज में अगर एसी में खड़ा हो, ये लाइट्स है, पंखे है, कैमरा है, इतना सब चीजें है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी आ रही है, जो मेरे पास अभी आ रही है, उसकी वजह से ये अपने वातावरण को ये दूषित करके हमारे पास आ रही है, क्योंकि थर्मल है तो उसका धुआं चलता रहता है। ठीक है, मगर हाइड्रोजन में ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन से एनर्जी बनती है, पर वो छोड़ता क्या है, तो पानी छोड़ता है। अब पानी तो कोई पॉल्यूटेड होता नहीं है, बस यही बात है। काफी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो एक दो बार चीजों को फिर से पढ़ना देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही सब इसके अंदर लिखा हुआ है। चलो, त्रिपुरा बिकम द थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट। जैसे जैसे मैं अपना न्यूज, अपना ये वीकली वाली सीरीज अपनी आगे बढ़ रही है, ठीक है, आप देख सकते हो कि इंडिया के स्टेट्स की धीरे धीरे लिटरल ज्यादा होते जा रहे हैं। ठीक है, मिजोरम भी आया था, गोवा भी आया था, ठीक है, और अभी इस सीरीज के अंदर कौन आ गया है, त्रिपुरा भी आ गया। ठीक है,
चलो त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। ये आपके सामने जो दिख रहे हैं इनका नाम है मानिक शाह। ठीक है, मानिक शाह जो आपको दिख रहे हैं वो कौन है, सीएम है वहां के आपके त्रिपुरा के। ओके, त्रिपुरा बिकम द थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट बना है। त्रिपुरा वाज द डिक्लेयर द फुल्ली लिटरेट अंडर द उल्लास स्कीम। उल्लास नव भारत सशस्त्र साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इंप्लीमेंटेड 2022 से लेकर 2027 तक इसे इंप्लीमेंट कर रखा है। ठीक है, त्रिपुरा हैज द बिकम द थर्ड स्टेट इन द कंट्री आफ्टर मिजोरम एंड गोवा। सबसे पहले कौन था इस सीरीज के अंदर, फर्स्ट था आपका मिजोरम, सेकंड इज गोवा एंड थर्ड वन इज त्रिपुरा। आप याद रखना ये, ठीक है, याद रखिएगा, बाकी सब तो ठीक है, नाम आप याद रखो आप। ओके, नेक्स्ट न्यूज के बारे में देखते हैं। इंडिया एंटर द 100 टॉप 100 इन द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इंडिया, हमारे लिए खुशखबरी, गुड न्यूज फॉर इंडिया। ठीक है, इंडिया एंटर हो गया है टॉप 100 के अंदर, किसके अंदर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, पहली बार, फर्स्ट टाइम। ठीक है, इन ओके रैंकिंग हो रखा है। तो आपके सामने ये रहा, ये आपके अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो टोटल 17 होते हैं उसके अंदर। तो इंडिया अच्छा काम कर रहा है और इस रैंक के अंदर सबसे पहले नंबर पे कौन है, फिनलैंड है। फर्स्ट इज फिनलैंड, सेकंड है स्वीडन है, एंड थर्ड आपका कौन सा है, डेनमार्क। आपका नहीं, सबका है डेनमार्क। ओके, चलो, अकॉर्डिंग टू द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क 10th and the latest sustainable development report, India ranked the 99th, इंडिया 99th पे आता है। ठीक है, ऑन द 2025 एसडीजी इंडेक्स विथ स्कोर ऑफ द 67। स्कोर कितना है, 67 का स्कोर है। ठीक है, वाइल चाइना का रैंक कौन सा है, 49th नंबर पे। अच्छा यार, ठीक है, चाइना का 49 है, इंडिया का 99 है। इंडिया का रैंक कितना है, 67 है। सॉरी, रैंक नहीं है, ये स्कोर है। ठीक है, और वही अगर बात करते हैं चाइना का, चाइना की बात कर, सॉरी ये है, दिस इज इंडिया, प्यारा भारत, और ये है चाइना, और चाइना का स्कोर अपना है 74.4। अब बोले ये स्कोर आउट ऑफ किससे होता है, आउट ऑफ 100 होता है। ठीक है, और यूएस कौन से नंबर पे आता है, 44th पे आता है, और यूएस का स्कोर है 75.2 पॉइंट्स है। ठीक है, इंडिया हैज फॉर द फर्स्ट टाइम सिक्योर अ प्लेस अमंग द टॉप 100 आउट ऑफ द 193 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है, तो 193 कंट्री होती है, उसमें से इंडिया 99 पे है, चाइना 49 पे है, और यूएसए आपका है 44 पे। इंडिया का जो स्कोर है वो आउट ऑफ 167 है। क्लियर है, ठीक है। फिनलैंड इसके अंदर नंबर 1 पे आता है, सेकंड पे आपका स्वीडन है, एंड थर्ड इज डेनमार्क। ओके, अब एक अपॉइंटमेंट है, ऑफ कोर्स ये इतना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको ज्यादा आपको नहीं अगर पता हो तो इनका नाम याद रखना है। क्रिस थी कॉन्वेंट्री करके इनका नाम है। ये पहली वुमेन बनी है आईओसी की प्रेसिडेंट। आईओसी की बात करते हैं तो आईओसी क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हेड बनी है। ये है मैडम इनका फोटो, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री, अपने इंडिया के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, श्री राजनाथ सिंह जी। ठीक है, वो पार्टिसिपेट किए एससीओ सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जिसके अंदर इंडिया भी मेंबर है। इंडिया वहां पर गया था। ठीक है, और ये मीटिंग कहां पर हुई है, ठीक है, चाइना के अंदर आपका रहेगा, क्यूडाओ के अंदर एक जो है रीजन, ठीक है, वहां पर ये हुआ है। वहां पर अपने इंडिया के अपने डिफेंस मिनिस्टर गए हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज सेट टू लीड अ हाई लेवल Indian delegation to the Shanghai Cooperation Organization Defense Minister meeting, which will be held in the Qingdao, China from the 25 जून से लेके 26 जून। ठीक है, स्टैब्लिश कब हुआ था ये, 2001 के अंदर। सिग्निफिकेंट रीजनल ये ब्लॉक है एससीओ। ठीक है, ये इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर इंडिया भी है, रसिया भी है, चाइना भी है, ओके, और पाकिस्तान भी है इसके अंदर। इंडिया बिकम द फुल मेंबर बना था 2017 के अंदर। ठीक है, और हेल्ड रोटेटिंग चेयरमैनशिप इन 2023। ऑलरेडी 2023 के अंदर अपने इंडिया ने इसको चेयरमैनशिप भी इसे कर चुका है। कौन कौन इसके अंदर मेंबर है आप देखना। इसके अंदर क्या है, इंडिया पाकिस्तान हो गया, सेंट्रल एशिया के लोग हैं, और इंडिया और चाइना और रसिया है। चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस, ये जो है प्रेजेंट में इसके मेंबर है एससीओ के। थीम अगर देखते हैं तो अपहोल्डिंग द सांघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। ठीक है, याद रखना, न्यूज में है ये। ठीक है,
ओके, एक बुक भी है, बुक इतनी कमी में आपके सामने लेके आ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बुक्स आती है, तो मैं मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है वही आपको रख रहा हूँ। और बाद में जैसे जैसे अपने एग्जाम मीन्स का आएगा तो अपने अलग अलग वीडियोस भी बना देगी, बुक्स के लिए हो गया, अपॉइंटमेंट के लिए हो गया, अच्छे कलेक्शन के लिए। द लॉन्च ऑफ द बुक टाइटल द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन द इंडिया, ये बुक का नाम है, द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया। बुक का नाम भी अच्छा है और इन्होंने किसने लिखा, राम माधव। राम माधव बहुत ही पॉपुलर है, बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बुक को लॉन्च किया है, ऑथर है इसकी राम माधव, ठीक है। तो ये इनका कोई पहला पेज है बुक का। नव्या करके स्कीम है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। गवर्नमेंट टू लॉन्च द नव्या, अ जॉइंट पायलट इनिशिएटिव फॉर स्किलिंग एडोलेसेंट गर्ल्स अंडर द विकसित भारत 2047 एट द रेट विजन, ठीक है। अब क्या है नव्या के बारे में जानते हैं और किसके लिए, जैसे नाम से आपको आइडिया लग रहा है, नव्या इज फॉर गर्ल, ठीक है, लड़कियों के लिए है। नव्या का पूरा नाम क्या है, नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू द वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर द यंग एडल्ट करके, ये वर्ड भी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी समस्या आ रही है, ठीक है। इसे बोल सकते हैं एडोलेसेंट करके, इसे बोल सकते हैं एडोलेसेंट करके, इसे बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी बोल रहे हैं आप समझ जाना उसको, ठीक है। और ये यूपी के अंदर ये नव्या स्कीम है, ये लॉन्च की है। देखो नाम से अगर मुझे आइडिया निकालना हो तो कैसा कि वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, तो यंग गर्ल्स है उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, एक ऐसी ट्रेनिंग स्किल दी जा रही है जिससे क्या है कि वो ऑफकोर्स आत्मनिर्भर हो पाए, अपना गुजारा निकाल सके उसके लिए, ठीक है। The initiative marks a joint pilot program by the Ministry of the Women and Child Development and the Ministry of the Skill Development। तो कौन कौन सी मिनिस्ट्री इसमें साथ आई है, तो वुमन वाली और स्किल वाली दोनों साथ में आके इन्होंने मिलके ये इनिशिएटिव को ज्वाइंट लॉन्च किया है, ठीक है। नव्या के बारे में और थोड़ा जाने, एज क्या रहती है, ठीक है। तो इसमें 16 से 18 साल की जो लड़कियां हैं वो इसमें बेनिफिशियरी रहेगी, उनको एम्पावर किया जाएगा बच्चों, हु हैव कंप्लीटेड एट द एटलीस्ट क्लास 10, कम से कम वो 10वीं पास होनी चाहिए, कम से कम ये कंडीशन है, और एज रहेगी 16 से लेकर 18। बाय प्रोवाइडिंग देम विद द वोकेशनल ट्रेनिंग, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, पर्टिकुलरली इन द नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स रहेंगी, ट्रेडिशनली नॉन ट्रेडिशनल रोल्स रहेंगे जॉब्स, ओपनिंग अप पाथवे टू पार्टिसिपेट इन द इमर्जिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ऐसे उनको स्किल्स दी जाएगी जो फ्यूचर के अंदर इकोनॉमी के अंदर आप पार्टिसिपेट कर पाओ, इंडिया की ग्रोथ का आप हिस्सा बन पाओ, वो है इसमें दिया जाएगा। नव्या विल ड्रॉ ऑन द स्ट्रेंथन ऑफ द स्टैब्लिश नेशनल स्कीम्स इंक्लूडिंग द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी योजना है वो भी इसके अंदर रहेगा, टू इंश्योर द डिलीवरी ऑफ द हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा। तो अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों, ठीक है। तो नव्या को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, 16 से 18 साल की जो 10वीं तक पढ़ी हुई लड़कियां, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको नॉन ट्रेडिशनल ये ट्रेनिंग दिया जाएगा और हाई क्वालिटी ये ट्रेनिंग दिया रहेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसका कंक्लूजन है। दाजा 2025 इंडिया का लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट मूवमेंट है, ठीक है, जो स्टार्ट हुआ है। कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए, इंडिया लॉन्चेज इज द लार्जेस्ट एवर ट्राइबल, जो एसटीज रहते हैं, ट्राइबल शेड्यूल्स रहते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं, ठीक है, उनके लिए एक प्रकार से एम्पावर कैंपेन है वो स्टार्ट हो गया है। धरती आबा जन भागीदारी अभियान, दाजा को अगर उसका पूरा नाम क्या है, धरती आबा जन भागीदारी अभियान, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं दादा, ये कवर करेगा 1,00,000 ट्राइबल विलेज अक्रॉस द 31 स्टेट एंड यूटीज। अपने इंडिया के सब स्टेट और यूटीज को अगर काउंट करने के बाद बाकी 1,00,000 जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, उनको कवर करने का कामकाज करेगा, उनको एम्पावर किया रहेगा। दादा इज अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है, ऐतिहासिक है, ट्राइबल आउटरीच इन द एम्पावरमेंट कैंपेन है ये। एम क्या करेगा, एम एट द स्टनिंग द गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, इसके जरिए एक्चुअली क्या रहेगी, गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है, ठीक है, वो पहुंचाया जाने का काम करेगा। देखो क्या है कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है एसटी और एससी के लिए, ठीक है, एससी में तो अवेयरनेस धीरे धीरे आ गई है कम्युनिटीज के अंदर, मगर जो ट्राइबल्स है, एसटीज पीपल है, कम्युनिटीज जो हमारी है, वहां पर इतनी अवेयरनेस नहीं फैली है, तो सरकार उनको बताएगी कि देखो भैया हमारे कि ये आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनको आप कहीं ना कहीं लो, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है, ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। चलो ऑब्जेक्टिव, ऑलरेडी मैंने आपको पहले से बता दिया कि जो गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको इंश्योर करना कि लास्ट माइल डिलीवरी हो पाए, पहुंच पाए,
ठीक है। ऑनर किसको दिया जाएगा आपको पता है, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। ओके, लेगेसी एंड प्रमोट द ट्राइबल प्राइड, ठीक है, उनकी जो लेगेसी चली जा रही है उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाएगा, और जो ट्राइबल है पीपल है उनको प्रमोट किया जाएगा, उनके प्राइड को। empower 5.5 करोड़ प्लस ट्राइबल सिटीजन थ्रू द जन भागीदारी मॉडल, इस मॉडल के जरिए एम्पावर किया जाएगा। की फीचर कौन कौन से, कवर 1 लाख ट्राइबल विलेज है इसके अंदर कवर किए जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ द सर्विसेज, जिसके अंदर आयुष्मान भारत है, पीएम उज्ज्वला है, जन धन योजना है, ये सब के सब मतलब कुछ नहीं है, जो बेनिफिट मिल रहे हैं उनको अवेयर करने का कामकाज किया जाएगा। 5 पिलर है इसके अंदर, जन भागीदारी, ठीक है, सस्टेनेंस, कल्चरल इंक्लूजन हो गया, गवर्नेंस हो गया, लास्ट माइल डिलीवरीज वगैरह, ये सब चीजें टेक ड्रिवन रहेगा, कल्चरल रिवाइवल रहेगा, ये सब के सब उनको दिया जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है, तो आप एक बार आपका पीडीएफ आ जाए तो और अच्छे से इसको डिटेल में आप इसको पढ़ लेना, ठीक रहेगा। बाकी पॉइंट्स मैंने ऊपर से चीजें तो बता दिए। शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे के बारे में देखते हैं। काफी महंगा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट का पार्ट है, बहुत न्यूज में रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में आपके सामने न्यूज रखा दे। गोवा फ्रॉम नागपुर, ठीक है, नागपुर से अगर आपको गोवा जाना तो उसके लिए शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे, ठीक है, ये आपका आ चुका है, बन चुका है, ठीक है। कितने लेंथ है इसकी, 805 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, ठीक है। ये गोवा है, गोवा से निकलते हुए ये आपका महाराष्ट्र के अंदर नागपुर है, इतना सारा पार्ट वो कवर करेगा, ठीक है। और इसके अंदर ये जो रोड है, ठीक है, एक्सप्रेस हाईवे है या वे है, वो 3 पीठ को क्या करेगा, कवर करेगा। एक आपका रहेगा आपका ये पत्र देवी है, ठीक है, तलजा भैरवी है, और आपके रहेंगे महालक्ष्मी, ये 3 जो पीठ है उनको कवर करने का काम करेगा। स्टार्टिंग पॉइंट आपका वर्धा है, वर्धा कहां पर है, पोवाड़ वर्धा के अंदर है, और एंड पॉइंट कहां पर है, गोवा, गोवा के अंदर आपका रहेगा पत्र देवी इन नॉर्थ गोवा। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमारे सामने है, और जो पहले जो ये टाइम लगता था 21 घंटे, अब वो उसका कितना आवर हो जाएगा, 8 घंटे के अंदर आपकी यात्रा है वो खत्म हो जाएगी। क्लियर है, तो अर्लियर टाइम टेकन इज 21 आवर्स, और एक्सपेक्टेड ट्रैवल अभी कितना हो जाएगा, 8 घंटे है, ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है। चलो अब इसको पढ़ के बता दो। द शक्तिपीठ एक्सप्रेस हाईवे इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का ये प्रोजेक्ट है, approved by the Maharashtra cabinet on the June 24, 2025. It aimed to connect Bara district from the Pawar in the Varda to the, जो मैंने ऑलरेडी आपको चीजें गोवा से और महाराष्ट्र के अंदर कवर करने का काम करेगा। कितना उसके लिए बजट है, 20,787 करोड़ विद द 12,000 करोड़ तो ऑफ जो लैंड एक्वाजिशन रहता है ना, लैंड, ठीक है, जमीन को लेने के अंदर लोगों की जो जमीन रहेगी उसको लिया जाएगा, उनको पैसा दिया जाएगा, 12,000 करोड़ का तो खर्चा उसमें ही। प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 20,787 करोड़, ह्यूज अमाउंट। अगर इसको डॉलर में अगर मैं काउंट करूं तो बिलियन डॉलर्स का अमाउंट इसमें लग गया है। However, it faces the strong opposition from the farmers in the proposed corridor. काफी इसके अंदर इसको हेट मिला था, इसका प्रोटेस्ट भी हुआ था, ठीक है, इस कॉरिडोर का, क्योंकि जमीन जाएगी ऑफ कोर्स इसके अंदर, तो जमीन भी जा रही है लोगों की, और साथ साथ में डेवलपमेंट भी तो जरूरी है, एक्सप्रेस हाईवे चाहिए इंडिया को, ठीक है। द शक्तिपीठ एक्सप्रेस वेज 802 किलोमीटर, देखो ये सब डेटा ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ये भी कवर हो चुका है। फंडिंग की बात करता है कि पैसा इसमें कौन लगाने वाला है, महाराष्ट्र रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट। इंप्लीमेंट कौन करेगा वो वाला, सस्टेनेबल लोन कौन दिया जाएगा, 12,000 करोड़ का तो लोन दिया जाएगा। विल बी सोर्स कौन करेगा, पैसा कौन लगाने वाला है इसके अंदर, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये इसके अंदर पैसा लगाने वाला है, ठीक है। और एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी ओवरऑल प्रोजेक्ट की अगर मैं काउंट करता हूं 84,000 करोड़, भैया ये तो अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट न्यूज पे अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज किसके बारे में, सीबीएसई ने अप्रूव कर दिया है कि अगर आपको 10वीं की एग्जाम 2 बार देनी है तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो सुनने में थोड़ा फनी लग रहा है, पर इन्होंने कर लिया है कि आप एक एकेडमिक ईयर में 2 बार एग्जाम आप देना चाह रहे हो, दे सकते हो। विल बी एबल टू टेक द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ट्वाइस इन 1 ईयर, 1 एकेडमिक ईयर के अंदर। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द डैम टू अपियर इन द फर्स्ट फेज विच विल बी हेल्ड इन द फरवरी। पहला फेज कब होगा, फेब के अंदर, और वो मैंडेटरी होगा सबके लिए। सेकेंड वाला फेज मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, जिसको लग रहा है वही वाला। द सेकेंड फेज शेड्यूल फॉर द मे, तो पहला फेज होगा फेब में और सेकेंड वाला होगा मई में। विल बी ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, ठीक है।
दोज हु वांट टू इंप्रूव द स्कोर, जो चाहते हैं कि नहीं यार एक और चांस मारते हैं हम, तो पहले फेज में इतना बढ़िया स्कोर नहीं आया और थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके लिए सेकेंड फेज बना रखता है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे सीबीएसई बोलते हैं, अप्रूव द न्यू रूल्स बेस्ड ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये काम मेंशन था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी भी रिसेंटली से इंप्लीमेंट हुआ है। वीज रिकमेंडेड रिड्यूसिंग द प्रेशर फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम बाय द ऑफरिंग स्टूडेंट 2 चांस इन द ईयर। तो जो ज्यादा लोड लिया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर की 10वीं आ गई है, अब तो ये करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा रिलीव करने के लिए उसके पास एक और चांस दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एग्जाम विल बी अनाउंस इन द अप्रैल, ठीक है। तो बच्चों देखो फेब में तो पेपर होगा, अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा। वही बात करते हैं, इधर जो मई में सेकंड फेज रहेगा उसका रिजल्ट आ जाएगा जून के अंदर। तो मैंने एग्जाम कंडक्ट भी करा दी है और रिजल्ट भी आपको डेट बता दिया है। बिहार कैबिनेट अप्रूव्ड 4026 करोड़ 4026 करोड़ मैरिज हॉल स्कीम इन द ऑल ग्राम पंचायत। देखो ये तो आपको नाम से आपको आइडिया लग गया कि 5 साल के अंदर बिहार की गवर्नमेंट 4026 करोड़ रुपया खर्च करेगी, ठीक है, किसके ऊपर की जो हर ग्राम पंचायत के अंदर, हर गांव के अंदर मैरिज हॉल बने, ठीक है। ये अब वो बनाए जाएंगे, इसमें कितना करप्शन होगा या उसके बाद में कितने ये हॉल बनेगी और सही कंडीशन में भी बनेगी और इसे मेंटेन भी किया जाएगा, ये सेकेंडरी जवाब, ठीक है, वो सोचने की बात है। मगर इतना पैसा ये लगाने वाले, कितना पैसा लगाया जा रहा है। बिहार कैबिनेट अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैरिज हॉल अंडर द मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, ठीक है। इसकी योजना का नाम क्या, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। एक्रॉस 8053 ग्राम पंचायत है, वहां पर ये बनाया जाएगा इस अमाउंट के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं, a marriage hall will be constructed by the ग्राम पंचायत at the cost of the 50 लाख ईच। हर जो आपका जो मैरिज हॉल बनेगा 1 के 50 लाख की लागत आएगी, ऐसा इन्होंने अमाउंट लगाया। और ये जो अमाउंट है पूरे 5 साल के अंदर यूज किया जाएगा। क्लियर है, डन है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं, ठीक है। और भी है बिहार के बारे में, ठीक है। बिहार है, उड़ीसा है, वहां पर डेवलपमेंट बहुत सारे हो रहे हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट प्रपोजल टू लॉन्च दीदी की रसोई, दीदी की रसोई एट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड द हॉस्पिटल वाज आल्सो अप्रूव्ड। जैसे आप गुजरात के अंदर देखते हो सिविल हॉस्पिटल्स रहते हैं, वहां पर अंदर ही उनका क्या जो सब रहता है, फैसिलिटी रहता है खाने पीने का, ठीक है। तो वैसे ही उन्होंने बिहार में जो हॉस्पिटल्स वगैरह है, मेडिकल कॉलेज है, वहां पर दीदी की रसोई करके उन्होंने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। और इस मिल के अंदर कितना सब्सिडाइज रेट पे खाना मिलता है और इस प्लेट पे ओनली 20 रुपए के अंदर आपको खाना मिलेगा आपको, ठीक है। स्कीम विल बी रोल्ड आउट इन द फेज मैनर स्टार्टिंग जुलाई 1। एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगा उसके लिए 5 करोड़ का कॉस्ट लगेगा दीदी की रसोई के लिए, ठीक है। और आगे बात कर, स्टेट आल्सो अनाउंस एन इंक्रीज इन द सोशल सिक्योरिटी पेंशन अंडर द स्कीम फॉर ओल्ड एज डिसेबिलिटी एंड द विंडो बेनिफिशियरी, विंडो नहीं सॉरी इज द विडो बेनिफिशियरी, ठीक है। As per the decision, the monthly pension amount will be raised from the 400 to 1100, benefiting around the 1.1 crore person people। जो पेंशन दिया जाता है, ठीक है, पहले 400 दिया जाता था, अब उसको कितना कर दिया 1100, ठीक है। तो 700 रुपए का बढ़ावा कर दिया है। तो बिहार के रिलेटेड ये सब चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया। फिर से बिहार न्यूज में है, बिहार होस्ट कर रहा है फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर द इंडिया न्यू एसएमआर मिशन। इंडिया की जो मिशन है उसके अंदर इंडिया बिहार है वो होस्ट कर रहा है फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। बिहार विल बी अमंग, ये फ्यूचर की बात की जा रही है, फर्स्ट 6 स्टेज इन द इंडिया विल गेट इज द, जिसके पास क्या रहेगा, पहला उनके फर्स्ट एटॉमिक प्लांट मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। जहां पर क्या बनेगी, न्यूक्लियर एनर्जी बनेगी, कंट्रीज न्यू न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ठीक है। तो एसएमआर क्या है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की बात की जा रही है। कौन है भैया, कौन से मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर, जो एक समय हरियाणा के सीएम हुआ करते थे। उन्होंने अनाउंस किया है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसे एसएमआर बोला जाता है, ठीक है, बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द स्टेट फॉलोइंग द सेंट्रल अप्रूवल, ठीक है। तो सेंट्रल अप्रूवल देगा उसके अंदर, मिल चुका है आप बोल सकते हैं। SMR are the newer generation of the nuclear technology designed to the more flexible and cost effective than the traditional large scale the reactor। पहले क्या बड़े बड़े रिएक्टर बनाए जाते थे, अब अपनी स्मॉल अलग अलग स्टेट के अंदर बनाए जाएंगे। उसमें से 6 स्टेट में से बिहार भी एक होगा। एक और डे आपके सामने है 27 जून को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसे MSME
डे भी मनाया जाता है, बोला जाता है, और डे मनाया 27 जून को। इनहेंसिंग थीम, देखो थीम कितनी बढ़िया आप देख सकते हो, enhancing the role of the micro, small and the medium sized enterprise are driver of sustainable growth and innovation। ठीक है, इतनी बड़ी इसकी थीम लाइन है। ओके, अब ये ऑफ कोर्स यूएनजीए ने इसको डेजिग्नेटेड किया कि 27 जून को हमने एमएसएमई डे मनाया जाएगा, ये बना दिया। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विल प्रिसाइड ओवर द एमएसएमई डे 2025। ठीक है, उन्होंने भी एक प्रकार से ये कहां पर उद्यमी भारत इवेंट इन्होंने होस्ट किया था, विज्ञान भवन जो न्यू दिल्ली में है वहां पर उन्होंने होस्ट किया था। ठीक है, चलो 27 जून को आपको एमएसएमई डे आपको याद रखना है। इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया, इंडिया ने मना कर दिया कि भैया हम साइन नहीं करेंगे किसके अंदर, एससीओ। अभी आप जस्ट आपको बताया, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि इंडिया के जो राजनाथ सिंह है, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो गए एससीओ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर एक्चुअली एक जो उनका जो डिक्लेरेशन था उसके ऊपर सिग्नेचर करना था, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो टेरर एक्टिविटीज हो रही है उसकी जो निंदा की गई थी, पर इंडिया के अंदर जो इंडिया जस्ट अभी पहलगाम वाला के अंदर जो टेररिज्म हुआ है उसका कोई मेंशन नहीं था। ये बात इंडिया को पसंद नहीं आई, तो इंडिया ने बोला हम भैया नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, देखो ये दिखाओ एक बार, जो हेडलाइन है वो पढ़ लेता हूँ। टू साइन, इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया साइन एससीओ जॉइंट स्टेटमेंट फॉर नॉट एक्सप्लेटिंग एड्रेसिंग कंसर्न ओवर द पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ठीक है, मना कर दिया। ठीक है, कि हमारे ऊपर जो एक प्रकार से जो ये टेररिज्म हो रहा है, जो पाकिस्तान कर रहा है, वो उसके अंदर मेंशन नहीं करेंगे। तो इंडिया को ये बात पसंद नहीं आई, और एक्चुअली एससीओ इतना न्यूज में नहीं रहा, ठीक है, जितना इंडिया ने मना साइन करने से मना कर दिया, इसकी वजह से पूरे हर जगह ये लाइमलाइट में रहा। ठीक है, इतना ये पॉपुलर नहीं था। ये देख सकते हो, ये एक प्रकार से टेबल रहता है और इस प्रकार से ये सब एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर बैठे रहते। इधर ये आप देख सकते हो राजनाथ सिंह है, उन्होंने मना कर दिया कि ये भैया, आप इसकी एक क्लिप भी है वो भी आप यूट्यूब पर देख सकते हो, मिल जाएगी आपको इजीली। बस यही चीज है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ये इसके अंदर मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट न्यूज पे अगर आगे बढ़े, ठीक है, इसके अंदर ही थोड़ा देखते हैं कि एससीओ के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो एससीओ कब बनाया गया था, फाउंड कब हुआ था, 2001 के अंदर। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज है उस समय थी, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। और फर्स्ट समिट हुई थी चाइना के अंदर 2001 के अंदर, सांघाई के अंदर। और फिर बाद में देखा जाए द ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज इसके अंदर कौन, एक तो रसियन और चाइनीज है। ठीक है, इंग्लिश है नहीं इसके अंदर। इंडिया कब ऐड हुआ था, इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस इंडिया को मिला था 2005 के अंदर, और 2017 के अंदर इंडिया इसका परमानेंट मेंबर या फुल मेंबर इसका बन चुका था। आल्सो इंडिया अंडर इज द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंसी ऑफ एससीओ। ठीक है, 2023 के अंदर इसकी प्रेसिडेंसी भी इंडिया ने होस्ट की हुई है, एंजॉय की हुई है। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज के बारे में पढ़ते हैं। आरबीआई हैज रिड्यूस्ड द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक। दो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, नाम के अंदर ये आपको काफी आइडिया मिल जाएगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है पता है, कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नाम के अंदर ऐसा बोल रहा है कि भैया पहले अगर आप लोन देने जा रहे हो तो इन सेक्टर को पहले देना है। जैसे एक्सपोर्ट वाला, स्टार्टअप है, एजुकेशन है, इनको पहले लोन देने का। ठीक है, तो ये बैंक को सबको टारगेट दिए हुए हैं। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक को दे रखा है कि देखो 100 रुपया अगर आप लोन दे रहे हो तो 100 में से 74 रुपया आपको किसको देना है, इसी सेक्टर्स को प्रायोरिटी में रखना है। ठीक है, अब वो जो लिमिट थी अब वो क्या कर दिया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, यही वाला है 74 नहीं सॉरी 75। तो पहले कितना था 75 था, अब कितना कर दिया 60 कर दिया। मोस्ट आईएमपी, क्योंकि ये चाहते हैं कि अब स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ा प्रॉफिटेबल की तरफ जाए, काफी बढ़िया से काम करे। स्मॉल फाइनेंस बैंक से वो काम कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेट अ मोमेंट, यस, Reserve Bank of India revised the PSL norms aimed to the easy lending restriction for the small finance bank, allowing them to the diversify and improve the asset quality। क्योंकि आप देख सकते हो जिनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे जो लोन दिया जाता है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं रहता, वहां पर एनपीए होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो उनको बोल रखा है एक काम कर रहे हो 75 दे दो, 60% दो, और अभी बाकी का जो तुम लोन दो अपने हिसाब से दे सकते हो। आप अच्छी क्वालिटी का लोन दो जहां पर एनपीए कम से कम हो। क्लियर है? यही बोला गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
और वहां पर मार्जिन भी बहुत कम होते हैं। अब इसमें ज्यादा मार्जिन भी मिलेगा, ठीक है। देखो तो यही सब इसके अंदर पॉइंट लिखा हुआ है। पीएसएल टारगेट 75 से 60 कर दिया है। एडिशनल पीएसएल कंपोनेंट रिड्यूस से जो 35% था वो कितना 20% कर दिया है, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर मेंशन कर रखा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जाने, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये लाने के पीछे कारण ही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया करना चाहता है। तो 2014 के अंदर ये कॉन्सेप्ट लाया था उषा थोरट कमेटी के थ्रू, ठीक है। इंडिया के अंदर 10 बैंकों को लाइसेंस दिया गया था स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। 200 करोड़ रुपए चाहिए अगर आप चाहते हो कि अपनी खुद की स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप कर दो। पेड अप कैपिटल की बात कर रहा हूं, दैट इज 200 करोड़, ठीक है। चलो इधर जो ये नचिकेत मोर मेंशन कर रखा है ये रॉन्ग है, ठीक है। ये एक्चुअली पेमेंट बैंक के लिए रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है ग्लोबल पोटैटो रिसर्च सेंटर इन आगरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। पोटैटो, ठीक है। पोटैटो की बात करते हैं मतलब आलू, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव अ प्रपोजल टू सेट अप अ रीजनल विंग ऑफ द पेरू बेस्ड, ठीक है। पेरू के अंदर जिसका ये एक सेंटर है, इसका नाम है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। ये रिसर्च है अ प्रीमियर रिसर्च फॉर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद अ फोकस ऑन द पोटैटो एंड द स्वीट पोटैटो, उसके ऊपर ये फोकस किया जाता है, ठीक है। द प्रपोजल CIP साउथ एशिया रीजनल सेंटर विल कम स्पेट Signa in Agra district and cater not only to farmer in the India potato belt state like UP, BR and the West Bengal but also to South Asian country। तो अपनी इंडिया की नीड तो पूरी करनी है, साथ साथ में से क्या करना है, इसे एक्सपोर्ट भी करना है। क्या है ये CIP जो पेरू के अंदर है, ठीक है। तो एक ऑफ कोर्स मैंने बता दिया कि 1971 के अंदर ये इसका फाउंड हुआ था। पेरू के अंदर जो लीमा है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है और ये फोकस करता है पोटैटो के ऊपर, स्वीट पोटैटो के अंदर और रूट्स ऑफ द ट्यूबर्स के ऊपर ये काम करने का काम करता है, जिससे क्या है कभी भी शॉर्टेज ना हो वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया के अंदर यूपी है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर बिहार है। ये टॉप 3 स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा पोटैटो का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। डेटा आपके सामने देख लीजिएगा आप, ठीक है। और फिर बात करते हैं गुजरात, MP एंड पंजाब, ये भी सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन करते हैं, अच्छा खासा प्रोडक्शन करते हैं, मगर MP UP जितना ये लोग या वेस्ट बंगाल जितना नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट न्यूज पे पढ़ते हैं। वर्ल्ड फेमस जो एनुअल जो रथ यात्रा है, ठीक है, जो किनकी होती है, लॉर्ड जगन्नाथ की बात की जा रही है। कृष्ण भगवान है, ठीक है, जगन्नाथ, ठीक है। नाथ मतलब है भगवान, और भगवान किसके है, जग के, संसार के, वो है जगन्नाथ। लॉर्ड बलराम आपको पता ही है, जो एल्डर ब्रदर थे श्री कृष्ण के, उनका नाम था बलराम और उनकी सिस्टर थी, उनका नाम था सुभद्रा, ठीक है। इन तीनों की यात्रा निकलती है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और ये कहां पर होती है, पुरी के अंदर होती है। पुरी जो उड़ीसा के अंदर आया है। रथ यात्रा टेक प्लेस ऑन द सेकंड डे ऑफ द उड़िया मंथ ऑफ द असाद्र शुक्ला तिथि, ठीक है। एवरी ईयर ये होता है, ठीक है। आपको बताइए इसके अंदर ऐसा रहता है कि 3 किलोमीटर की यात्रा रहती है। ये अपने घर से अपनी मासी के घर जाते हैं। उनका मासी का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लिखा हुआ है ओमिसा, ये रहा गॉडेस, ठीक है, अदृशिनी also known as a मौसीमा, believed to be the aunt of the deity, ठीक है, आंट थी ये, ठीक है। और ये तीनों के तीनों उनकी रथ है वो जाते हैं, ठीक है। और टेंपल कौन सा है, टेंपल जहां तक ये पहुंचते हैं तो उनकी आंट का जो टेंपल है वो आपका रहेगा गुंडीचा, अबाउट 3 किलोमीटर अवे। 3 किलोमीटर की यात्रा चलती है, बहुत पॉपुलर, बहुत पब्लिक आती है। आपके बाद इधर वापस स्टैम्पिड भी हुआ, ठीक है। और देखते हैं इनके बारे में। मिलियन ऑफ द डिवोटीज वहां पर आते हैं जो उस रथ को खींचते हैं, इसके बनाने उसके मतलब खींचते मतलब लोग वहां पर, ओके। और जिससे क्या बोला जाता है, ठीक है, इसे बोला जाता है बड़ा डंडा, ग्रैंड रोड। एक्चुअली क्या है, जो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसके आगे बहुत काफी चौड़ी रोड है, ठीक है, स्पेशल उनके लिए बना रखी है वो। तो वो 3 रथ पैरेलल चलते रहते हैं, ठीक है। और थोड़ा जहां पर कम जगह हो जाती है वहां पर वो रथ है सबसे आगे श्री कृष्ण भगवान जी का हो जाता है, फिर बलराम जी का होता है और उसके बाद में सुभद्रा जी का होता है, ऐसे रहता है, ठीक है। ये फेस्टिवल डेट्स बैक टू एटलीस्ट 12वीं सेंचुरी के अंदर से मनाया जा रहा है। जगन्नाथ टेंपल वाज बिल्ड, किसने बिल्ड किया था ये भी देख रहे थे, राजा का नाम था अनंत वर्मन करके राजा थे, ठीक है। हाउएवर सम सोर्स सजेस्ट दैट ये फेस्टिवल ऑलरेडी प्रैक्टिस सिंस द एंशिएंट टाइम्स, मतलब मंदिर के पहले ये प्रथा चली आ रही थी, ऐसा भी कहना है, ऐसा हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। क्यों ना रथ के बारे में देखा जाए, ये रथ तो आपको एकदम डिटेल आपको आइडिया लगे। ये 3 ये से रथ है। अब की बार तो
मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं इन तीनों रथ को देख के आया, हाथ टच करके आया और हाथ जोड़ के भी आया। ठीक है, ये आपके सामने 3 रथ आप देख सकते हो, जो ये इन रथ के नाम भी हैं। ठीक है, सबके नाम है, कलर्स भी है। इतना आप डिटेल में याद रखो नहीं रखो वो सेकेंडरी बात है, पर मैं मेरा काम कर लेता हूँ। ठीक है, तो जहां पर भी जो कृष्ण भगवान रहते हैं जिनको बोलते हैं लॉर्ड जगन्नाथ, ठीक है, उनके रथ को बोला जाता है नंदी घोष बोला जाता है। ठीक है, ये इनके सबसे ज्यादा हाइट इनकी रहती है, 44.2 फीट रहती है। रेड और येलो के अंदर ये ऊपर से ये बना रखा रहता है। ठीक है, और व्हील रहते हैं 16 व्हील वहां पर बनाए, काफी एकदम भव्य ये एकदम रथ रहता है। देखने में आपको मजा ही आ जाएगा, भयंकर फीलिंग आपकी आएगी। और वुडन की जो पीसेस जो यूज होता है वो 832, ये आप नहीं आ जाओगे तो चलेगा। मैं आपको 2 चीजें आपको बता देता हूँ। सुभद्रा जी की बात करते हैं तो उनके 12 व्हील रहते हैं और 593 इसके अंदर पीसेस यूज हो रहे हैं, और उनकी हाइट है 42.3 फीट। ये बीच वाला जो आपको सुभद्रा जी का आपको दिख रहा है, ये रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन रहता है। और लास्ट वन रहेगा बलराम जी का रहेगा, 14 इसके अंदर व्हील रहते हैं, 43.3 फीट है, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, काफी डिटेलिंग हो गया, बट मजा ही आ गया। मैं खुद देख के आया तो मैंने बोला क्यों ना इस चीज को ऐड किया जाए। ठीक है, और इसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए। ऑपरेशन चक्र 5 के बारे में बात करते हैं। सीबीआई ने क्रैक डाउन किया है कि साइबर फ्रॉड्स का जो नेटवर्क हो रहे हैं, 9 लोगों को अरेस्ट किया है और 42 लोकेशन पे इन्होंने रेड डाली है। ठीक है, याद रखना, ये ऑपरेशन चक्र किसने किया? सीबीआई ने। जो साइबर फ्रॉड्स हो रहा है उसको रोकने के लिए ये किया। बस इतना आपको पता है तो काम हो जाएगा, मगर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। द एक्शन वाज अंडरटेकन एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन चक्र, a multi-program initiative launched to the tackle rising incident of the cyber crime। जैसे डे बाय डे बाय साइबर क्राइम्स के जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं उसको रोकने के लिए सीबीआई ने रेड डाली है। बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक इनपुट, ऑफ कोर्स जहां इनपुट मिलता है वही रेड डाली जाती है। सीबीआई ने कंडक्ट किया है 42 लोकेशंस पे अक्रॉस राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड एंड यूपी। ठीक है, तो ये सब चीज बात है, तो काफी चीज इसका ये मिला भी है। ठीक है, ऑपरेशन चक्र आप याद रखना। इफ्को के बारे में बात करता, एक संगठन है इफ्को। इफ्को सेटअप द फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट इन ब्राजील। ठीक है, इफ्को के बारे में अगर जाने तो इफ्को का पूरा नाम है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है। सेटिंग अप इट्स द फर्स्ट प्लांट अब्रॉड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग द नैनो सॉइल आपका रहेगा न्यूट्रिएंट इन द ब्राजील। तो पहली बार ऐसा हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए। प्लान को सेटअप अंडर अ 7:3 जॉइंट वेंचर रहेगा। ठीक है, और सब्सिडी किसकी रहेगी? इफ्को की रहेगी। और ब्राजील की भी एक कंपनी, इसका नाम है नैनोफर्ट करके। इट विल बी प्रोड्यूसिंग द 4.2 मिलियन लीटर ऑफ द नैनो फर्टिलाइजर एनुअली, इतना ये प्रोडक्शन करेंगे। तो अच्छा है, अपनी इंडिया की कंपनीज हैं उनका कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन हो रहा है इंटरनेशनल कंपनीज के साथ में। इंडिया का पहला मैरिटाइम एनबीएफसी है, ठीक है, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। याद रखना है, इंडिया का पहला मैरिटाइम एनबीएफसी। एनबीएफसी का पूरा नाम रहता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। बजाज फाइनेंस वगैरह अपनी इंडिया की एक सबसे बड़ी आप बोल सकते हो एनबीएफसी। ठीक है, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेटिव लिमिटेड करके इंडिया की पहली मैरिटाइम एनबीएफसी मिल गई है। यूनियन मिनिस्टर शिपिंग inaugurated India the first maritime sector NBFC, the Sagarmala Finance Corporation Limited, aiming to the breeze financial gap and the boost infra growth in the maritime domain के अंदर। ठीक है, और हिस्ट्री बात करते हैं, आरबीआई उसको एनबीएफसी की तरह ट्रीट करेगा, और ये एलाई करता है कहीं ना कहीं अमृतकाल विजन 2047 के अंदर। अमृतकाल के बारे में पास्ट में मैंने अमृतकाल के बारे में आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना आप सागरमाला के बारे में। ठीक है, 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कौन से नंबर का ये आपका डे है? 19वें नंबर का, 19th स्टैटिस्टिक्स डे है ये। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स डे मनाए जाते हैं। किसकी एनिवर्सरी, क्यों मनाया जा रहा है? अवेयरनेस ऑफ कोर्स, मगर यही डेट क्यों? ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये बर्थ एनिवर्सरी है किनकी? पीसी महालनोबिस, जिनको फादर बोला जाता है, पिता बोला जाता है, किनका? इंडियन स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम्स का और उसके प्लानर का बोला जाता है। ठीक है, थीम लाइन की बात करते हैं, 75 इयर्स ऑफ द नेशनल सैंपल सर्वे। ओके, ये रहेगा, क्लियर है? ओके, पहली बार कब बनाया गया था? 2007 के अंदर। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एवरी 5 ईयर ऑन द 20 अक्टूबर। ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी अपने देख लिया। डन। पराग जैन के बारे में हम थोड़ी बात करते हैं।
पराग जैन अपॉइंटमेंट। यस, आज का जो वीडियो थोड़ा लेंदी है, काफी बड़ा है और न्यूज बहुत सारी थी, इसलिए अपने थोड़े लेट वीडियो आता है वो एक बार चल जाता है, पर कंटेंट पूरा कवर करने का मैं ट्राई करता हूँ। पराग जैन आप देख सकते हैं आपके सामने, ये रॉ के नए चीफ बने हैं 2 साल के लिए, ठीक है। 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर है ये, ठीक है, और ये बने हैं अभी हेड। ओके, इसका ये फोटो में आप देख सकते हो। NHI, National Highway Authority of India, built India's first animal overpass corridor at Delhi Mumbai Expressway। ठीक है, इस प्रकार से दिखता है, जैसे आपको पता है जंगलों के बीच से इतने एक्सप्रेस हाईवे वगैरह बनाए जाते हैं, तो उससे क्या रहता है कि जो जो एनिमल रहते हैं, ठीक है, उनका तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। वो कैसे करेंगे, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा एक्सप्रेस हाईवे पे हाथी मारे जा रहे हैं, या कोई शेर मारा जा रहा है, लॉयन मारा जा रहा है, चीता मारा जा रहा है, तो ये सिर्फ घटना आपको देखनी ना पड़े, तो उसके लिए इन्होंने क्या बना रखा है, कॉरिडोर बनाए, एनिमल ओवरपास कॉरिडोर बनाए जाते हैं। जैसे ये जा रहा है तो ऊपर से क्या है, जैसे कोई हिरन वगैरह है तो इधर से हिरन जा सकता है, ऐसे इस टाइप से, ठीक है, तो उनको ये सब क्रॉस ना करना पड़े। ये एक अंडर ब्रिज भी रहता है और ओवर ब्रिज भी रहता है, दोनों रहता है। इन द लैंडमार्क मूव द कॉम्बैक्टिंग द conservation with the infra, the National Highway Authority of India has constructed the country's first wildlife overpass corridor on the national highway। पहली बार फर्स्ट वाइल्ड लाइफ ओवरपास बनाया जाएगा, कॉरिडोर, ठीक है। लेंथ कितना रहेगा, 12 किलोमीटर, दैट इज ह्यूज। 12 किलोमीटर एज द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे द थ्रू द रणथंबोर बफर जोन। रणथंबोर आपको पता है ये कहां पर है, रणथंबोर कहां पर है, राजस्थान के अंदर। इंडिया का लॉन्गेस्ट ओवरपास कॉरिडोर बिल्ड एक्सक्लूसिव फॉर द एनिमल मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है। 5 इसके अंदर ओवरपास ईच है, ठीक है, साथ में एक अंडरपास भी रहेगा 1.2 किलोमीटर का, वो इंडिया का लॉन्गेस्ट है वो वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है, अब तक का काफी लॉन्गेस्ट है ये आप बोल सकते हैं। सेंट्रल ने लॉन्च किया है आदि कर्म योगी टू ट्रेन द ऑफिशियल फॉर द बेटर ट्राइबल स्कीम फॉर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने लॉन्च किया आदि कर्म योगी, तो ट्रेन किया जाएगा ऑफिसर्स को कि वो बेटर ट्राइबल स्कीम्स एग्जीक्यूट करें, ठीक है। बहुत सारी स्कीम लॉन्च तो हो जाती है बट एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं होती, जिससे बेनिफिशियरी को इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसके लिए आदि कर्म योगी करके ये स्कीम है, लॉन्च किया है। ये किसके लिए, ऑफकोर्स ट्राइबल अफेयर्स के लिए है, ठीक है, और ये है एक प्रकार से इनिशिएटिव है आदि कर्म योगी, ठीक है, aimed at the strengthening the delivery of the tribal welfare scheme by the training and inspiring a new generation of the dedicated implementation। फोकस एरिया कौन कौन से, हेल्थ केयर गैप है उसको पूरा करना है, स्कूल स्टाफिंग एंड शॉर्टेज है वो, पुअर एक्सेस टू द पब्लिक सर्विसेज इन द ट्राइबल बेल्ट, ये सब भी करना है। ओके, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये किसने किया है, DRI, ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI बोला जाता है, हैज सीज्ड पाकिस्तान ओरिजिन गुड्स ओवर द 9 करोड़ ओवर द अंडर द ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। किसने किया है, कितना पैसा का अमाउंट है वो गुड पकड़ा है, वो भी आपके सामने है, 9 करोड़ का। टारगेट था enforcement operation by the DRI to detect and disrupt the illicit trade routes being used to the smuggler ban the item origin goods into the India। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो ऑफ कोर्स बंद है, एकदम क्लोज है, कोई तो भी इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज होती है उसको पकड़ने का कामकाज करते हैं DRI। और ये ऑपरेशन आपको याद रखना है, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। मैं बहुत सारे आपके सामने ऑपरेशन लेके आ रहा हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार आज का सेशन का हैप्पी एंडिंग होता है, बहुत सारी न्यूज लेके आए, आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। चीजों को आपको लाइक करना है, शेयर भी करना है और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और एक बार इस सेशन को बढ़िया से आपको देखना है, काफी हेल्प मिलेगा आपको मेंस के पेपर के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।